विवान को नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट 9 कहाँ है, इसलिए वह रास्ते में एक टैक्सी रोककर जल्दी से उसमें बैठ गया। मास्टर, चलो डिस्ट्रिक्ट 9 चलते हैं, विवान ने कार में बैठते हुए कहा। ड्राइवर ने कहा, ओह, और सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाने लगा। मास्टर, डिस्ट्रिक्ट 9 कहाँ है? विवान, जो यात्री सीट पर बैठा था, ने अपना सिर घुमाया और ड्राइवर की ओर देखा और पूछा। ड्राइवर हैरान रह गया, आप डिस्ट्रिक्ट 9 को नहीं जानते? मुझे बिल्कुल नहीं पता। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, ओह, तो आप मुंबई से नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट 9 एक ब्लॉक का नाम है। चूंकि वो ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, इसलिए बाद में कई ब्लॉक एक साथ मिल गए और इसे डिस्ट्रिक्ट 9 कहा जाने लगा। मैं उस जगह का वर्णन कैसे करूं? यह अपेक्षाकृत अव्यवस्थित जगह है। बार, नाइट क्लब और भूमिगत कैसीनो सभी वहां हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट 9 को रात के समय पूरे मुंबई शहर में सबसे जीवंत जगह कहा जा सकता है। विवान थोड़ा हैरान रह गया जब उसने अचानक ड्राइवर को ये कहते सुना। तो यह वो स्थान है। हे भगवान, आयुषी सचमुच कहीं अकेले भाग तो नहीं जाएगी, है ना? किसी लड़की के लिए ऐसी अव्यवस्थित जगह पर जाना बहुत खतरनाक होगा। डिस्ट्रिक्ट 9 मुंबई का सबसे समृद्ध और जीवंत पड़ोस है। यहाँ सभी प्रकार के लोग एकत्रित हैं, जिनमें क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, मोनोपोली स्तर के कठोर लोग, केवल एक चाकू के सहारे अपना रास्ता बनाने वाले बाघ पुरुष और निश्चित रूप से गरीब और बेकार चरित्र शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट 9 में पूरे मुंबई शहर में अपराध दर भी सबसे अधिक है। चूंकि यहाँ कई बार और नाइट क्लब हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर कुछ असामान्य चीजें होना लाजिमी है। डिस्ट्रिक्ट 9 उन लोगों के लिए अवश्य घूमने योग्य स्थान है जो रात्रि भ्रमण पसंद करते हैं, तथा यह एक ऐसा स्थान भी है जहां कई लोग रोमांच पसंद करते हैं। रात के 12:56 डिस्ट्रिक्ट 9 में रोशनी अभी भी चमक रही है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सड़क के दोनों ओर स्थित बारों में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं और कम कपड़ों में लड़कियां दरवाजे पर खड़ी होकर आने जाने वाले ग्राहकों से छेड़खानी कर रही थीं। अंदर से आ रही तेज संगीत की ध्वनि पूरी सड़क पर गूंज रही थी। शहर की सड़कों पर 20-30 साल की उम्र के कुछ युवक और युवतियां घूम रहे हैं। उनमें से कुछ लोग काफी फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, उनके बाल अजीबोगरीब तरीके से बने हुए थे, वे मुंह में सिगरेट दबाए हुए थे और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अन्य 3 या 5 के समूहों में चल रहे थे और उनके हाथों में शराब की बोतलें थीं। पतन से भरा माहौल। अतीत में ये बार ब्लॉक भूमिगत कैसीनो का क्षेत्र था। यहाँ रोशनी बहुत कम है और पैदल चलने वाले लोग भी बहुत कम हैं। अपेक्षाकृत साधारण छोटे लोहे के गेट पर आपको 3 या 5 हटे कट्टे आदमी आगे पीछे घूमते और इधर उधर देखते हुए दिखेंगे। ये लोग डिस्ट्रिक्ट 9 में हैं, जिन्हें आमतौर पर स्टॉकर के रूप में जाना जाता है, और आमतौर पर ये वे लोग होते हैं जो भूमिगत कैसीनो पर नजर रखते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि इन साधारण छोटे कमरों के बाहर आप आलीशान कारें खड़ी देख सकते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा BMW, मर्सिडीज बेंज और क्राउन कारें देखी जाती हैं। ऐसा किसी और वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इन साधारण से दिखने वाले घरों के पीछे कई शानदार भूमिगत कैसीनो हैं। कुछ साल पहले डिस्ट्रिक्ट 9 में छापेमारी के दौरान कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने घोषणा की थी कि डिस्ट्रिक्ट 9 के भूमिगत कैसीनो में जमा गंदे पैसे की मात्रा सूरज जितनी बड़ी हो गई है। ये कल्पना की जा सकती है कि ये भूमिगत कैसीनो कितने शक्तिशाली होंगे। अंधेरी गली में आप कभी कभी 1 या 2 नशेड़ी लोगों को कोने में सिकुड़कर मरे हुए कीड़ों की तरह सड़ते और मरते हुए देख सकते हैं। एक शब्द में कहें तो डिस्ट्रिक्ट 9 एक अराजक स्थान है। डिस्ट्रिक्ट 9 का एक अन्य रात्रि बाजार जिला थोड़ा साफ सुथरा है, क्योंकि यह सुपरमार्केट, विशेष दुकानों और गेस्ट हाउसों से भरा हुआ है। इस ब्लॉक में बार भी हैं, लेकिन यहाँ के बार थोड़े अधिक महंगे हैं और जैज बार हैं। बेशक, इस तरह के स्थानों पर शराब पीने के लिए आने वाले अधिकांश लोग धनी और संपन्न लोग होते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही जिज्ञासु अतिथि एक उच्च स्तरीय जैज बार से लड़खड़ाते हुए बाहर आया। वो एक औरत थी और नशे में धुत भी। अपने हाथ में 1995 की विंटेज की बोतल थामे सेंट जूलियन लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। जैज बार से टक्सिडो पहने एक वेटर पीछे से आया और चिंतित भाव से उसे सहारा देते हुए पीछे से पुकारा, मिस, क्या आप ठीक हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए टैक्सी बुलाऊं? लड़की को फिर से ध्यान से देखा। उसका चेहरा बहुत सुंदर अंडाकार था, लेकिन अब वह लाल हो चुका था। उसके मुंह से शराब की गंध उसकी बादाम के आकार की आंखों में झलक रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और वास्तव में हंस पड़ी। नहीं नहीं नहीं, मिस बेन, मैं अकेले ही वापस जा सकती हूँ। ये कहते हुए वह पलटी और लड़खड़ाकर लगभग जमीन पर गिर पड़ी। टैक्सीडो पहने वेटर उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। उसने हठपूर्वक कहा, मुझे मत छुओ। वेटर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि सामने वाली पार्टी एक लड़की थी। मैं केवल उसकी ओर चिंतित भाव से देख सकता था, और फिर कहा, ठीक है मिस, अपना ध्यान रखना। ये कहकर वेटर जैज बार में चला गया। इस समय नशे में धुत लड़की लड़खड़ाती हुई वहां चल रही थी।
टेढ़े मेढ़े चलते हुए उसने अपने चेरी जैसे मुंह में लाल शराब डाली। बदबूदार विवान, आपने वास्तव में आपने मेरी मदद नहीं की। क्या ये हो सकता है कि मैं वास्तव में उस प्लेबॉय से शादी करूं? वो वहां चलते हुए बातें कर रही थी, उसे चक्कर आ रहा था। वह, बेशक यह आयुषी गुप्ता है, जो गुप्ता कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी बेटी है। ये पता चला कि गुप्ता की कंपनी छोड़ने के बाद ये लड़की अकेले ही लक्ष्यहीन तरीके से गाड़ी चलाती रही और अंततः डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंची, जहां वह एक जैज बार में अकेली बैठी रही और अब तक नशे में धुत रही। जैज बार, अभी टेबल पर सेंट जूलियन की 2 बोतलें खाली थीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस लड़की ने कितनी शराब पी होगी। देखो, नशे में धुत युवती विवान को कमीना और इंसान न होने का गाली देते हुए चल रही थी। आयुषी की लोट सामने खड़ी थी। जब आयुषी अस्थिर होकर आगे बढ़ी तो वह लगभग जमीन पर गिर गई। सौभाग्य से उसकी कार ने उसका रास्ता रोक दिया, इसलिए वह गिरी नहीं। हालांकि उसके हाथ में महंगी सेंट जूलियन की आधी बोतल ठंडे कंक्रीट के फर्श पर झटके से टूट गई। आयुषी को चक्कर आने लगा और वह ठंडी कार पर गिर पड़ी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और मुझे नहीं पता कि इससे आयुषी और भी ज्यादा बेहोश हो गई या किसी और वजह से आयुषी कार के सामने से फिसलकर ठंडी जमीन पर गिर गई। वह चक्कर खाकर उठना चाहती थी, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी वह असफल रही। बदबूदार विवान, आओ और मेरी मदद करो। वो इतनी नशे में थी कि बकवास कर रही थी। आयुषी हैरानी से बोल रही थी, लेकिन शांत सड़क पर विवान का कोई निशान नहीं था। 1 बज चुका है और इलाके के कई रेस्तरां बंद होने वाले हैं। केवल बाहर की लाइटें अभी भी चमक रही हैं। कभी कभी आप 1 या 2 कारों को गुजरते हुए देख सकते हैं, लेकिन क्या वे पैदल यात्री हैं? लेकिन बहुत कम। आयुषी अकेली जमीन पर बैठी उदास दिख रही थी। वह खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। इसी समय अचानक सामने की शांत सड़क से गाली गलौज की तेज आवाज आई और सुना जा सकता था कि कुछ शराबी वहां जोर जोर से शोर मचा रहे थे। अरे यार, आज मैं बहुत बदकिस्मत हूं। मैंने फिर अपना पैसा खो दिया। लानत है। अगर मैं हार गया तो हार गया। अगली बार मैं इसे जीत लूंगा। 2 आदमी जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बेतहाशा शोर मचा रहे थे, शांत सड़क से आयुषी की ओर चले आ रहे थे। रोशनी में देखा जा सकता है कि वे 30 साल के 2 आदमी हैं। उन्होंने क्या पहना हुआ है? वे काफी सहज हैं, लेकिन उनके चेहरे बहुत आकर्षक नहीं हैं। एक कहावत है कि दिखने से दिल का पता चलता है, जो शायद इन 2 लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वे असली गुंडों की तरह दिखते हैं। उनमें से एक के चेहरे पर दाग धब्बे थे, बाल पतले हो रहे थे और शरीर दुबला पतला था। वो हाथ में सिगरेट लिए गालियां देता हुआ चल रहा था। यह वही आदमी था जो चिल्ला रहा था कि उसने पैसे खो दिए हैं। दूसरा एक लंबा और पतला आदमी था जो एक खराब फिटिंग वाला सूट पहने हुए था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें लाल थीं। मुझे नहीं पता कि क्या ये ज्यादा शराब पीने की वजह से था या किसी और कारण से। वे दोनों चलते हुए चिल्लाने लगे। अचानक उस दागदार व्यक्ति की नज़र सामने सड़क पर खड़ी एक खूबसूरत लाल लोट्स कार पर पड़ी, और जिस बात ने उसे और भी अधिक उत्साहित कर दिया वह ये थी कि उस लग्जरी कार के बगल में एक अद्भुत सुंदरता बैठी थी। उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए अविश्वास से कहा, हे भगवान, यह एक औरत है। एक और लंबा पतला आदमी जिसकी आंखें लाल थीं चिल्लाया, कहाँ कहाँ? महेश ने इशारा किया। लाल आंखों वाले लंबे और पतले आदमी ने आंखें मूंदकर आयुषी को एक नज़र देखा। उसके पुरुष हार्मोन तुरंत प्रतिक्रिया करने लगे। अरे, कैसी औरत है, चलो चलें और देखें। 2 बूढ़े आदमी बातें करते हुए इस ओर दौड़े। करीब से देखने पर मैंने देखा कि आयुषी पहले से ही नशे में थी और जमीन पर बैठी थी। आयुषी ने गुलाबी मिनीस्कर्ट पहना हुआ था, उसका सुंदर अंडाकार चेहरा लाल था और उसके झड़ते बाल उसके मुलायम कंधों पर लटके हुए थे। वह नशे में धुत होकर ठंडी जमीन पर बैठ गया। नशे में धुत सुंदरी? जब दोनों बूढ़ों ने आयुषी को देखा तो वे अचानक उत्साहित हो गए। छोटी सुंदरी, चेचक से पीड़ित आदमी को लगभग पसीना आ रहा था। 2 बेहद अश्लील आंखें आयुषी को घूर रही थीं, जबकि लाल आंखों वाला एक और लंबा और पतला आदमी ये देखने के लिए इधर उधर देख रहा था कि आसपास कोई है या नहीं। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वे पूरी तरह सहमत दिखे। चूंकि भगवान ने हमें यह अवसर दिया है, इसलिए हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते, महेश ने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। लाल आंखों वाले लड़के ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर वे दोनों कदम से कदम मिलाकर आयुषी की ओर चल पड़े। उस दागदार आदमी की वासना भरी निगाहें शुरू से अंत तक आयुषी पर टिकी रहीं, और इस समय वह उसे गौर से देख रहा था। उसका पतला हाथ आयुषी के पैरों को छूने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कि वह उस कमीने के गंदे हाथों से छूने वाली थी, आयुषी अवचेतन रूप से जाग उठी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने देखा कि 2 बूढ़े आदमी उसकी ओर आ रहे हैं। आह की एक जोरदार चीख। एक पैर कमजोरी से आगे की ओर बढ़ा। भाड़ में जाओ, आयुषी चिल्लाई और पीछे हट गई। वह थोड़ी सी जागी हुई लग रही थी और चिल्लाने लगी।
लेकिन उन दो दुष्ट बूढ़ों का क्या? आयुषी की चीख सुनना और भी रोमांचक लग रहा था। मेरी छोटी सी सुंदरी, चिल्लाती रहो। तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्तेजित हो जाऊंगी। बस इंतजार करो और देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा आदमी, लाल आंखों वाला, पीले दांतों से आयुषी को घूर रहा था। सुंदरी, यदि तुमने आज रात बिस्तर पर मेरी अच्छी तरह से सेवा नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम कल चलने लायक नहीं रह जाओगी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उन दोनों ने आयुषी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस समय तक आयुषी का होश उड़ चुका था और वह चिल्लाते हुए पीछे हट रही थी। चले जाओ बेवकूफ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवा दूंगी। यहाँ से चले जाओ। आयुषी की चीखें खाली सड़क पर गूंज उठीं। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके विपरीत दोनों दुष्ट बूढ़ों के पुरुष हार्मोन और अधिक उत्तेजित हो गए। महेश ने अपने पतले पंजों से आयुषी की बाह पकड़ ली। आयुषी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और वह तुरंत चिल्लाने लगी। फिर सहज रूप से उसने उसे अपने दांतों से काट लिया। जब उसकी कलाई पर किसी ने काट लिया तो उस दाग वाले आदमी ने जोर से चीख मारी। उसने दर्द से अपना हाथ पीछे खींच लिया और देखा कि फेफी के काटने से उसकी कलाई से खून बह रहा था। उसके बगल में खड़ा लाल आंखों वाला आदमी हंसने लगा। यह महिला बहुत आकर्षक है। इस समय उस दागदार आदमी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आयुषी को जोर से थप्पड़ मारा। मैंने तुमसे मुझे काटने के लिए कहा था। ये देखकर कि दागों से ग्रस्त वो आदमी आयुषी के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला था, आयुषी पागलों की तरह चिल्लाई, बचाओ। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक आकृति अचानक शांत सड़क से बाहर निकली। भाड़ में जाओ कमीने। क्रोधित व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की दहाड़ के साथ क्रोध से भरी मुट्ठी से उस दाग वाले व्यक्ति की कमर पर घूंसा मारा। महेश के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह एक रेत के बोरे की तरह जोर से उछलकर नीचे गिर गया। उसका शरीर 4 या 5 मीटर दूर तक उछला और वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। दूसरे लंबे और पतले आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं, ने अपने साथी को दूर गिरते हुए देखा, तेजी से अपना सिर घुमाया और फिर देखा कि एक आदमी, जिसकी आंखों में नफरत थी, उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। तुम, लाल आंखों वाले लंबे और पतले आदमी ने अभी कुछ कहा ही था कि एक ताकतवर आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर दूसरे पक्ष ने उसकी जांघों पर लात मारी। लंबे और पतले आदमी के मुंह से चीख निकली। उसने अपनी जांघों को ढक लिया और जोर से चिल्लाया, फिर जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं सका। वो दरिंदा, जिसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, उसने लंबे और पतले आदमी को 2 बार जोर से लात मारी और गाली देते हुए बोला, हरामी। फिर वह रुका। उसके सुंदर चेहरे पर चमकती हुई तेज रोशनी में, ध्यान से देखो, वह कौन है? क्या वो विवान नहीं है जो जल्दी में यहाँ आया है? जिस क्षण आयुषी ने विवान को देखा, वह नशे की हालत से जागती हुई प्रतीत हुई और फिर उसने खुद को विवान की बाहों में फेंक दिया, अपने नाजुक शरीर से विवान को कसकर गले लगा लिया। विवान, तुम कमीने, बदबूदार बुरे आदमी, तुम अभी क्यों आए? आयुषी रो पड़ी और विवान की छाती पर मुक्का मारने लगी। विवान बेहद उदास था। अपनी बाहों में रोती हुई लड़की को देखकर वह एक मूर्ख की तरह था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था और न ही हिल रहा था। उसकी दोनों भुजाएं हवा में लटकी हुई लग रही थीं, लेकिन उसके दिल में उसने अचानक एक अभूतपूर्व उत्साह महसूस किया। ये रोमांचक एहसास निश्चित रूप से एक खूबसूरत महिला के नाजुक शरीर के कारण था जो उससे कसकर चिपका हुआ था। आयुषी को नहीं पता था कि वह रोते रोते थक गई थी या उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उस गंवार को कसकर गले लगा रही थी। उसने जल्दी से विवान को दूर धकेल दिया और लगभग गिर गई। विवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ से उसकी पतली कमर को पकड़ लिया। क्या तुम थोड़ा धीमा नहीं हो सकते? विवान ने दुखी होकर कहा। आयुषी का सुंदर चेहरा लाल था और उसके चेहरे जैसे होठों से शराब की तेज गंध आ रही थी जब उसने विवान को देखा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर तुम मेरी परवाह क्यों करते हो? तुम मुझे अकेले मरने दोगे? आयुषी ने शराब की बदबू के साथ विवान से कहा। विवान ने कहा, साइको, तुम पागल हो, तुम मानसिक रूप से बीमार हो, एक मानसिक रोगी हो। हालांकि आयुषी नशे में थी, फिर भी वो विवान से झगड़ा करने में सक्षम थी। विवान उस पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। वो पलटा और जमीन पर पड़े उन 2 कमीनों की ओर बढ़ा जिन्होंने अभी अभी आयुषी के साथ बदतमीजी की थी। उसने एक हाथ से उस दाग वाले आदमी को उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। पिटाई से महेश के मुंह के कोने से खून बह रहा था। रोल। विवान ने तेजी से आगे बढ़कर गुस्से से दहाड़ लगाई। दाग धब्बों वाला आदमी चिल्लाया, दर्द सहा और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपने बगल में खड़े लंबे और पतले आदमी को सहारा दिया जो अभी भी चीख रहा था और लंगड़ाता हुआ शांत सड़क की ओर चला गया। उन्हें दूर जाते देख विवान ने फिर उनकी तरफ नहीं देखा। उसने पलटकर आयुषी को देखा। उसके नशे में धुत चेहरे को देखकर उसे अचानक परेशानी महसूस हुई।
लेकिन जब उसने उसका शर्माता हुआ चेहरा देखा तो विवान का दिल अचानक गर्म हो गया और वह उसके सुंदर चेहरे को गले लगाना चाहता था और उसे जोर से चूमना चाहता था। जब वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था तभी अचानक सड़क से दो चमकदार रोशनी की किरणें चमक उठीं। विवान दंग रह गया और उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन कार की लाइट की रोशनी बहुत तेज थी और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। जब वो सोच ही रहा था तभी उधर खड़ी कार का दरवाज़ा तेजी से खुल गया। तभी 4 सूट पहने ठंडे चेहरे वाले आदमी कार से बाहर निकले। सामने वाला आदमी सूट और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए है। वह कौन है? बेशक ये गुप्ता एंटरप्राइज का मेहनती आदमी अनिकेत था और उसके पीछे के 3 लोग गुप्ता परिवार के अंगरक्षक थे। गुप्ता परिवार से कोई यहाँ है? पता चला कि वे विवान के लगभग उसी समय पहुंचे थे। उन्होंने पूरा दृश्य अभी देखा था, लेकिन वे अभी ही आए थे। कार से उतरने के बाद अनिकेत कदम दर कदम आगे बढ़ा। 2 लोग जिनके पास जाने का समय नहीं था, एक चेचक वाला आदमी और दूसरा लंबा और पतला आदमी जिसने अभी अभी आयुषी को धमकाया था, इस पल में स्तब्ध थे। अनिकेत को देख रहे थे जो ठंडे कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा था। जब अनिकेत उनके पास गया तो चेचक से पीड़ित व्यक्ति और उसके बगल में खड़े लंबे और पतले आदमी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी और अनिकेत ने एक अजीब हरकत की। एक क्लिक की आवाज के साथ महेश की आंखें खुल गईं, लेकिन उनकी गर्दन अचानक झुक गई और वे चुप हो गए। दूसरा लंबा और पतला आदमी सहज रूप से चिल्लाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से आवाज उसके गले में अटक गई और वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही मर गया। खामोश सड़क से चीख सुनाई दी। तभी दोनों शव धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दफन, अनिकेत ने सपाट आवाज में कहा। पीछे बैठे 3 अंगरक्षकों ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर दोनों शवों को उठाया और कार की डिक्की खोलकर उसमें ठूंस दिया। जहां तक अनिकेत का प्रश्न है, वह तेजी से विवान और आयुषी की ओर चला गया। विवान, जो आश्चर्यचकित था, ने फिर अनिकेत का आंकड़ा देखा। ये तुम हो? विवान ने आश्चर्य से अनिकेत को देखा। अनिकेत के आमतौर पर शांत चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी और उसने सिर हिलाया। युवती को बचाने के लिए धन्यवाद, अनिकेत ने विवान को ईमानदारी से धन्यवाद देते हुए कहा। विवान ने कुछ नहीं कहा और आयुषी की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर चक्कर खा रही थी। वो बहुत नशे में थी। अनिकेत ने भी भौहें सिकोड़ी और आयुषी को देखा, फिर धीरे से चलकर आया। मिस? लेकिन आयुषी नशे में थी और अपनी आंखें मूंद रही थी। मुझे मत छुओ विवान, आप बस एक छोटे कमीने हैं। आयुषी को नशे में धुत होकर कोसते हुए सुनकर विवान हताशा में अपनी नाक छूने से खुद को रोक नहीं सका। अनिकेत ने धीरे से युवती को ऊपर उठाया, फिर लोट्स कार का दरवाजा खोला, धीरे से आयुषी को कार के पीछे तक पहुंचाया, पीछे मुड़कर विवान की ओर देखा। बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। विवान ने इस बारे में सोचा और पाया कि इतनी देर रात टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। इसके अलावा उसकी जेब में 100 रुपये से ज्यादा के बदले पैसे थे क्योंकि वो जल्दी में निकला था। वो इस यात्रा पर पहले ही 60 रुपये से ज्यादा खर्च कर चुका था। अब शायद वापस टैक्सी मिलना मुश्किल होगा, इसलिए उसने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। अनिकेत ने आयुषी के बगल में कार की चाबियां उठाईं और फिर आयुषी की चमकदार लाल लोट्स कारों को सड़क की ओर ले गया। जिस कार को अनिकेत और उनकी टीम मूल रूप से चला रही थी, उसे कई अंगरक्षकों द्वारा चलाया जा रहा था और वह कार दूसरी सड़क से पीछे के पहाड़ की ओर जा रही थी। रास्ते में अनिकेत चुपचाप गाड़ी चला रहा था और विवान चुपचाप पीछे बैठा था। केवल आयुषी, जो विवान के बगल में बैठी थी और नशे में थी, थोड़ी बेईमान थी। बहुत अधिक शराब पीने के कारण शराब की प्रतिक्रिया ने आयुषी को थोड़ा गर्म कर दिया और वह बकवास करने लगी। शराब की उत्तेजना ने आयुषी को अपने हाथों से विवान को पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वो बहुत उदास हो गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि आयुषी अभी भी बकवास कर रही थी। अरे विवान, तुमने तो कहा था न कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तुम मुझे बचाने क्यों आए हो? तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, सबसे मूर्ख, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़। आयुषी की डांट सुनकर विवान अवाक रह गया। यद्यपि आगे बैठे अनिकेत ने ये सुना, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। दोनों व्यक्तियों की चुप्पी और आयुषी की शराबी बकबक के बीच कार तेजी से आगे बढ़ी और गुप्ता एंटरप्राइजेस के सामने रुकी। मैं वापस बिस्तर पर जा रहा हूँ, विवान बोलते हुए गाड़ी से बाहर चला गया और फिर अकेले तहखाने में स्थित अपने छात्रावास की ओर चल दिया। मैंने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि मुझे पीछे कार का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। आपका नाम विवान है? अनिकेत की आवाज़ पीछे से आई। विवान ने अपना सिर घुमाया, उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। आप बहुत अच्छे हैं, अनिकेत ने एक शब्द कहा। जब विवान ने यह वाक्य सुना, जिसे तारीफ नहीं माना जा सकता था, तो उसे बहुत अजीब सा एहसास हुआ और वह मंद मंद मुस्कुराया। अनिकेत के साथ पिछली नफरत भी इस मुस्कान में बिना किसी निशान के गायब हो गई। लेकिन अनिकेत ने झिझकते हुए बाकी वाक्य नहीं कहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया।
विवान थोड़ा चौंका और उसे घूर कर देखने लगा। लेकिन क्या? अनिकेत की गंभीर अभिव्यक्ति अचानक अपनी मूल शीतलता पर लौट आई और उसने अपना सिर हिलाया। देर हो रही है, तुम्हें वापस जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद अनिकेत ने मुड़कर कार का दरवाज़ा खोला और कार स्टार्ट कर दी। लोड्स कारें गुनगुनाती हुई आगे बढ़ीं, फिर मुड़कर दूर चली गईं। अनिकेत और उसके दोस्तों को दूर जाते हुए देखकर विवान ने उदास होकर कहा, यह आदमी वास्तव में एक अजीब आदमी है। इतना कहकर वह मुड़ा और छात्रावास की ओर चल दिया। जब अनिकेत आयुषी को गुप्ता परिवार के विला में वापस ले गया तो सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। हालांकि गुप्ता परिवार की हवेली में रोशनी अभी भी चालू थी और सोहन गुप्ता भी निश्चित रूप से सोया नहीं था। जब सोहन गुप्ता ने देखा कि अनिकेत नशे में धुत आयुषी को सहारा दे रहा है तो वह चौंक गया और उसके पास दौड़ा और पूछा, आयुषी को क्या हुआ? मिस्टर गुप्ता, सबसे बड़ी महिला ठीक है, उसने बस ज्यादा शराब पी ली थी, अनिकेत ने कहा। सोहन गुप्ता को अंततः राहत महसूस हुई। मैं तो डर के मारे पागल हो गया था। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। कोई उस युवती को जल्दी से शयन कक्ष में ले जाओ। जल्दी करो। सोहन गुप्ता ने अपने आदमियों को कार्रवाई करने का आदेश दिया। बूढ़ी नानी और नौकर ने जल्दी से और सावधानी से चक्कर खा रही आयुषी को सहारा दिया और दूसरी मंजिल की ओर चल पड़े। आयुषी, जिसे सहारा दिया जा रहा था, ने शराब के नशे में कहा। उसके मुंह से अभी भी शराब निकल रही थी, विवान, आप एक छोटे कमीने हैं। जब सोहन गुप्ता ने ये शब्द सुने तो वह अचानक उदास हो गया। विवान कौन है? आज आयुषी को क्या हुआ? सोहन गुप्ता ने बेहद बदसूरत भाव से कहा। बगल में खड़े अनिकेत ने धीरे से कहा, विवान सुरक्षा गार्ड है। क्या यह वही है? सोहन गुप्ता का चेहरा असमंजस से भरा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी शराब पीकर भी लड़के को क्यों कोस रही थी। आखिर क्या हो रहा है? उस बच्चे ने आयुषी को कैसे नाराज कर दिया? सोहन गुप्ता ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज में गुस्से की झलक थी, मानो विवान ने आयुषी के साथ कुछ गलत किया हो। अनिकेत ने फिर सोहन गुप्ता को पूरी कहानी बताई। सोहन गुप्ता ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, खासकर जब उसने आयुषी को धमकाते हुए 2 कमीनों के बारे में सुना तो सोहन गुप्ता ने अपने दांत पीस लिए। कसकर बंद की गई मुट्ठी ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी को खा रही हो। लेकिन जब उसने सुना कि विवान अंततः आयुषी की मदद करने के लिए सामने आया है तो उसकी आंखें फिर से आश्चर्य से भर गईं। तो विवान नाम के उस देहाती लड़के ने फिर से मेरी बेटी को बचा लिया? सोहन गुप्ता ने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। अनिकेत ने हल्का सा सिर हिलाया। मिस्टर गुप्ता, ईमानदारी से कहूं तो वह लड़का वाकई अच्छा है, लेकिन युवती के रूप को देखकर ऐसा लगता है। अनिकेत ने झिझकते हुए यह बात जोर से नहीं कही। सोहन गुप्ता अपने चेहरे पर एक बदसूरत नजर के साथ अनिकेत को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। तुम बोलते समय इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? जो कहना है कहो। सोहन गुप्ता की ठंडी आवाज आने के बाद अनिकेत ने जल्दी से कहा, मिस्टर गुप्ता, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी महिला विवान को थोड़ा पसंद करती है। क्या? जब सोहन गुप्ता ने अचानक ये शब्द सुने तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो और वह लगभग उछल पड़ा। बदसूरत चेहरे के साथ उसने ऊंची आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? अनिकेत का चेहरा पीला पड़ गया और उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि विवान नाम के उस देहाती लड़के ने आयुषी को बचाया था, फिर भी आयुषी उस देहाती लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? असंभव, बिल्कुल असंभव, उसके सामने खड़े सोहन गुप्ता ने मना कर दिया। अनिकेत, जो उसके बगल में खड़ा था, एक शब्द भी नहीं बोला। सोहन गुप्ता ने अचानक अपनी आंखें उठाईं और कहा, मैंने पिछली बार तुमसे उस लड़के को मुंबई से बाहर निकालने के लिए कहा था, तुमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? अब आयुषी उस बेचारे लड़के से प्यार करने लगी है, ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे ही सोहन गुप्ता ने बोलना समाप्त किया, उसके सामने अनिकेत ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और सोहन गुप्ता को अपनी आंखों में झिझक के भाव के साथ देखा, जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। सोहन गुप्ता ने अनिकेत की ओर देखा जो कुछ कहने वाला था और तुरंत उसे घूरने लगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? अनिकेत ने रुककर सिर हिलाया। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो, औरतों की तरह व्यवहार मत करो, इससे मुझे घिन आती है, सोहन गुप्ता ने गुस्से से कहा। अनिकेत की आंखें अचानक निर्णायक हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और सीधे सोहन गुप्ता की आंखों में देखा। मिस्टर गुप्ता, कुछ बातें हैं जो मैं जानता हूं कि कहना गलत होगा, लेकिन मैं फिर भी उन्हें कहना चाहता हूं। मिस्टर गुप्ता, मुझे लगता है कि युवती को अमीर आदमी पसंद है या गांव का लड़का, ये सब उसकी इच्छा है। एक अमीर आदमी कभी कभी दूसरों से कमतर होता है, लेकिन एक गांव का लड़का जरूरी नहीं कि जीवन भर किसी और के पैरों तले रहे। मिस्टर गुप्ता, क्या आप भूल गए कि आप भी गांव से आए हैं? क्या आप कदम दर कदम ऊपर नहीं चढ़े? गधे! सोहन गुप्ता के मुंह से अचानक दहाड़ निकली। अनिकेत ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। हवा में बम जैसा एहसास हो रहा था, मानो वो किसी भी समय फट जाएगा।
लगभग 2 मिनट तक मौन रहा, जिसके दौरान अनिकेत ने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। क्यों? सोहन गुप्ता ने अचानक आह भरी, उसकी आवाज़ असहाय लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अनिकेत के कंधे को थपथपाया और अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे आज यहाँ से सीधा बाहर निकाल दूंगा। सोहन गुप्ता ने अपना बड़ा हाथ अनिकेत के कंधे पर रखा, जो पहाड़ की तरह स्थिर था। अनिकेत ने अपना सिर उठाया, अपने हाथों से अपनी आंखों पर लगे सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। बॉस गुप्ता, मैं देख सकता हूं कि आपके मन में विवान के प्रति अच्छी भावना है, क्यों? इससे पहले कि अनिकेत कुछ कह पाता, सोहन गुप्ता ने उसे ठंडी निगाह से देखा और वह तुरंत चुप हो गया। कहावत है, राजा की सेवा करना बाघ की सेवा करने के समान है। ऐसा लगता है कि यह कहावत कभी कभी सच भी होती है। सोहन गुप्ता ने कहा, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम्हारा दिल कभी कभी बहुत नरम हो जाता है। लेकिन तुमने जो कहा वो सच है। मैं, सोहन गुप्ता, नीचे से कदम दर कदम ऊपर उठा हूं, लेकिन मैंने अपने प्रयासों और अपने हाथों पर भरोसा किया और व्यापार जगत में खून, पसीने और आंसू बहाए। मैं, सोहन गुप्ता, जानता हूं कि एक आम आदमी को मेरी स्थिति तक पहुंचने के लिए कितना खून और पसीना बहाना पड़ता है। अनिकेत, मुझे बताओ, क्या वो बच्चा जिसका नाम विवान है, ऐसा कर सकता है? क्या वो कदम दर कदम मेरी स्थिति तक पहुंच सकता है? अगर वो कर सकता है तो मैं आयुषी की शादी उससे कर दूंगा। अगर नहीं, तो वो बेकार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, सोहन गुप्ता, अपनी बेटी की शादी किसी बेकार व्यक्ति से करूंगा? सोहन गुप्ता के शक्तिशाली शब्द समाप्त होने के बाद अनिकेत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर गुप्ता ने जो कहा वो बिल्कुल सही था और यह वास्तव में सच था। एक देहात का बच्चा बड़े शहर में कैसे संघर्ष कर सकता है, प्रयास कर सकता है और आगे बढ़ सकता है? इसकी कीमत कितनी होती है? इतने सालों तक व्यापार जगत में संघर्ष करते हुए सोहन गुप्ता ने कितना खून बहाया है, कितना पसीना बहाया है, कौन समझ सकता है इस कष्ट को? उसके सामने अनिकेत वास्तव में ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि अब उसे लगा कि विवान एक होनहार प्रतिभा है, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? भविष्य में क्या होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। वास्तव में कौन जान सकता है? इसलिए वो चुप रहा। खैर, असल में विवान नाम का वो लड़का आयुषी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। कम से कम इस बार उसने आयुषी को बचा लिया, सोहन गुप्ता ने कहा। लेकिन जहां तक आयुषी के उसे पसंद करने की बात है, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। आखिरकार आयुषी की सगाई पहले ही वम परिवार से हो चुकी है। मैं, सोहन गुप्ता, ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपनी बात से पीछे हट जाए। मैंने 20 साल पहले ये सगाई की थी। अगर आयुषी वास्तव में उस बेचारे लड़के में दिलचस्पी लेती है तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए हमें जल्द या बाद में आग लगने से पहले ही उसे बुझा देना चाहिए, सोहन गुप्ता ने कहा। अनिकेत ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ मिस्टर गुप्ता, मैं समझ गया, सोहन गुप्ता ने कहा, लेकिन उसे मुंबई शहर से बाहर मत निकालो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे, सोहन गुप्ता को, उसके बच्चे के लिए बहुत दुख होगा। ये कैसा रहेगा? उसे कुछ पैसे दे दो और उसे मुंबई शहर में रहने दो, लेकिन उसे अब कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम मत करने दो। आयुषी दिन भर सुरक्षा गार्ड की तलाश में रहती है। अगर यह बात बाहर आ गई तो मैं भविष्य में अपना चेहरा कहाँ रखूंगी? मैं यह मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। कृपया इसे जल्द से जल्द निपटाओ, सोहन गुप्ता ने अनिकेत से कहा। अनिकेत ने असहाय भाव से सिर हिलाया। ठीक है, हर किसी की बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन इस समाज में कितने लोग वास्तव में नीचे से ऊपर तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं? यदि आप सही हैं, अनिकेत, तो शायद यह उसके अपने भले के लिए है कि मैं आपको इस बार इस सुरक्षा पद को छोड़ने के लिए कहूं। क्या आपको लगता है कि यह उस व्यक्ति का भविष्य होगा जो पूरे दिन वहां खड़ा रहता है और कुछ नहीं सीखता है? इसलिए चाहे यह आशीर्वाद हो या अभिशाप, यह उसके अपने भले के लिए है। सोहन गुप्ता ने जो कहा वो सच था। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन पहरा देता रहे और खाने पीने के अलावा कुछ न करे तो वह क्या सीख सकता है? मैं कैसे सफल हो सकता हूं? हालांकि सोहन गुप्ता के शब्द सही थे, लेकिन क्या उसे सचमुच विश्वास था कि विवान मुंबई में अपना नाम बना पाएगा? उसका सच्चा हृदय कहाँ है? ऐसा लगता है कि उसने यह बात सिर्फ खुद को तसल्ली देने का बहाना खोजने के लिए कही थी। आखिरकार विवान ने फैफी की मदद की थी, लेकिन वह उसे कंपनी से बाहर निकालना चाहता था। दुनिया में चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, कौन जान सकता है कि भविष्य में विवान के साथ क्या होगा? क्या मुझे आसमान में उड़कर 9 महाद्वीपों को पार करना चाहिए या फिर पहाड़ी गांव में एक दुखी आदमी बनकर रहना चाहिए? विवान ने अंकित से कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि विवान को गहराई से समझ में आ गया था कि वो मुंबई क्यों आया था। आप इस हलचल भरे महानगर में क्यों आए? किसी और चीज के कारण नहीं, सिर्फ एक वादे के कारण, एक आजीवन प्रतिबद्धता के कारण।
मुझे विवान को और अधिक शक्तिशाली बनना होगा और नैना हत्यारे से शादी करने में सक्षम होना होगा। यही कारण है कि विवान इस हलचल भरे शहर में आया। लेकिन क्या विवान सुरक्षा गार्ड बनकर अधिक शक्तिशाली बन सकता है? क्या उसकी इच्छा पूरी हो सकती है? नहीं सकता। उसे इस बात का एहसास था कि वह सिर्फ मुनाफे के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उस समय उसके पास पैसे नहीं थे और खाने पीने का भी संकट था। लेकिन अब सब ठीक है। कम से कम 1 महीने की तनख्वाह तो है। हालांकि यह केवल 18,000 रुपये है, लेकिन विवान के लिए ये काफ़ी बड़ी रकम है। इसलिए आज अपना वेतन प्राप्त करने के बाद विवान ने एक बार फिर अंकित को अपने इस्तीफे के इरादे के बारे में बताया। उसने गुप्ता कॉर्पोरेशन के सीईओ द्वारा उसे नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। छात्रावास में अंकित, जो भौहें सिकोड़ रहा था, और अमित वहां धूम्रपान करते हुए बैठे थे। हालांकि पिछले 2 दिनों में अमित ने विवान से शायद ही कभी बात की थी। जब उसने सुना कि विवान इस्तीफा देने जा रहा है, तो अमित को अचानक किसी कारण से अपने दिल में भारी नुकसान का एहसास हुआ, जैसे कि उसने कुछ खो दिया हो जिसने उसे असहज कर दिया। उसके बगल में बैठे अमित ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच आधी जली हुई सिगरेट पकड़ी। उसने अचानक सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया, फिर जेब से एक और सिगरेट निकाली, उसे मुंह में डाला, फिर से जलाया और धूम्रपान जारी रखा। अरे, तुम ऐसे ही चले गए? तुम किस तरह के भाई हो? अमित ने नाक भान सिकोड़ी। विवान मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर अमित के कंधे पर थपथपाया। अमित, हालांकि मैं अब सुरक्षा गार्ड नहीं हूं, क्या मैं अभी भी मुंबई शहर में हूं? मैं भविष्य में आपसे और अंकित से मिलने आऊंगा। सच कहूं तो मैं, विवान, बचपन से ही कोई रिश्तेदार नहीं रहा हूं। मैं एक अनाथ हूं। जब मैं हिंगना के छोटे से काउंटी शहर में था तो मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं थे। यहां आने के बाद ही मैंने आप दोनों से दोस्ती की। सच कहूं तो आप मेरे रिश्तेदार हैं और मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने वापस आऊंगा, विवान ने ईमानदारी से कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद अंकित ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा। अरे विवान, क्या तुमने सचमुच जाने का फैसला कर लिया है? अंकित ने उसे फिर से मनाने की कोशिश की। विवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से सिर हिला दिया। अंकित ने आह भरी, ये जानते हुए कि चाहे वो उसे कितना भी मनाने की कोशिश करे, ये बेकार होगा। ठीक है, ठीक है। लोग कहते हैं कि ड्रैगन महलों में रहते हैं और फीनिक्स घोंसलों में रहते हैं। शायद ये सुरक्षा नौकरी वास्तव में आपके लिए उपयुक्त नहीं है। शायद आप अन्य चीज़ों में बेहतर हैं। लेकिन अंकित को आपको जाने से पहले बताना होगा। इस ग्लैमरस शहर में कभी भी बहुत जिद्दी न बने। जैसा कि पुरानी कहावत है, अगर हम कर सकते हैं तो हमें इसे सहन करना चाहिए। कभी कभी नुकसान सहना एक आशीर्वाद है। इसके अलावा हम अभी भी ग्रामीण लोग हैं। हमें नहीं पता कि इस ग्लैमरस समाज में क्या करना है। अगर हम एक दिन किसी को नाराज करते हैं तो विवान मुसीबत में पड़ जाएगी। अंकित की बातें सुनकर विवान ने ईमानदारी से सिर हिलाया। अंकित, मुझे ये याद है। अंकित ने असहाय होकर सिगरेट का एक कश लिया और धीरे से उठकर बैठ गया। ठीक है, मैं अभी सेक्शन चीफ, सुरक्षा प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग के प्रमुख से बात करूंगा। ये कहने के बाद अंकित भारी कदमों से सेक्शन चीफ के कार्यालय की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद अंकित वापस आया। विवान, मैंने पहले ही सेक्शन चीफ को बता दिया है और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है। लेकिन आपको 2 दिन और रुकना होगा, अंकित ने धीरे से कहा। विवान दंग रह गया। 2 दिन और रुकोगे? अंकित ने सिर हिलाया। हाँ, सेक्शन चीफ ने कहा कि हाल ही में हमारे पास सुरक्षा गार्ड की कमी है। अगर आप चले गए तो हमें अभी तक कोई नहीं मिला है, इसलिए आपको 2 दिन तक खड़े रहना होगा। लेकिन चिंता न करें, आपका वेतन अभी भी दिया जाएगा, अंकित ने कहा। अंकित की बात सुनने के बाद विवान ने सिर हिलाया। वो 2 दिन और रुक सकता था। वैसे भी अगर वह अभी इस्तीफा दे देता तो उसे जल्द से जल्द नौकरी नहीं मिल पाती। बाहर बेकार बैठने से अच्छा है कि मैं 2 दिन यहीं पहरा देता रहूं। कम से कम कुछ पैसे तो कमा लूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन 2 दिनों में क्या घातक घटनाएं घटित होंगी। क्योंकि विवान को 2 दिन तक काम करना था, इसलिए उसे अगले दिन काम पर जाना था, लेकिन उसके इस्तीफे की रिपोर्ट को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई थी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो मैं इन 2 दिनों में काम पर इसलिए गया क्योंकि मुझे एहसान मिला था। जब विवान पार्किंग में पहरा दे रहा था तो उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अनिकेत, जो कल रात आयुषी को घर ले गया था, विवान को खोजने के लिए गाड़ी चलाकर आया है। जब विवान ने अनिकेत को यहां गाड़ी चलाते हुए देखा तो वो अभी भी उदास था। मिस्टर अनिकेत नाम का यह आदमी इन 2 दिनों में हमेशा यहां क्यों आता था? वो इस बार यहां क्या कर रहा था? अनिकेत ने भी विवान को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी, मानो वो थोड़ा माफी मांग रहा हो। लेकिन वो फिर भी विवान की ओर बढ़ा। अनिकेत के साथ इन कुछ संपर्कों के माध्यम से अनिकेत के प्रति विवान की पिछली नाराजगी मूल रूप से समाप्त हो गई है। इस समय अनिकेत उसके पास आया और पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
अनिकेत विवान के सामने खड़ा था। उसने अपना चश्मा उठाया और एक जोड़ी आंखें विवान को घूर रही थी, थोड़ा सिर हिला रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, अनिकेत ने धीरे से कहा। विवान थोड़ा स्तब्ध हुआ। क्या बात है? अनिकेत वहीं निश्चल खड़ा रहा, मानो शब्द उसके गले में अटक गए हों और वह उन्हें लंबे समय तक नहीं बोल पाया। इससे विवान और अधिक हैरान हो गया और वह अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, आज इस आदमी को क्या हो गया? जब विवान आश्चर्यचकित था तो अनिकेत के मुंह से ठंडे शब्द निकल गए। विवान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अनिकेत ने अचानक कहा। विवान बिना कुछ कहे चुपचाप सुनता रहा। तुम उस युवती से दोबारा संपर्क मत करना। जब ये शब्द अनिकेत के मुंह से निकले तो उन्होंने विवान के दिल पर स्पष्ट आकाश में बिजली के बोल्ट की तरह प्रहार किया। विवान के चेहरे का रंग अचानक बदल गया और जब उसने अनिकेत को देखा तो उसकी आंखों में जो भाव था वो तुरंत अजीब हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? विवान ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि युवती सारा दिन एक युवा सुरक्षा गार्ड के साथ रहे। अनिकेत ने 3 शब्दों युवा सुरक्षा गार्ड पर जोर दिया, जैसे कि उसे डर था कि विवान इसे सुन न ले। जब विवान ने ये सुना तो उसे घोर अपमान महसूस हुआ। दूसरे लोग उस पर हंसे? क्या आप उसे एक छोटा सुरक्षा गार्ड बताकर उस पर हंस रहे हैं? वह अपनी मुठ्ठियां कसने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसके शरीर पर पड़ रहे अत्यधिक बल के कारण उसकी अंगुलियों के बीच के जोड़ों से चटचटाहट जैसी आवाजें आने लगीं। मैं समझ गया, तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो, है ना? विवान ने लाल आंखों से अनिकेत को देखा। अनिकेत वहीं खड़ा होकर विवान के चेहरे पर आए बदलावों को देख रहा था। सच कहूं तो अनिकेत के पास ऐसा करने का दिल नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सिर्फ एक अंगरक्षक था, एक योद्धा था, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दूसरों के लिए काम कर सकता था। इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कहा, शायद। मिस्टर अनिकेत, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं, खासकर इस बड़े शहर में। लेकिन मिस्टर अनिकेत, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने आपकी युवा महिला को उसके साथ रहने के लिए नहीं खोजा, नहीं, मैंने उसे मेरे साथ रहने के लिए मजबूर किया। इस सब के लिए वापस जाओ और अपनी जवान औरत से पूछो कि किसने किसे उकसाया। मैं, विवान, के पास पैसे नहीं हैं और मैं एक कंगाल हूं, लेकिन कम से कम मैं एक इंसान हूं, एक आदमी जो अपने हाथों से पैसा कमा सकता है। कम से कम मेरे पास अभी भी गरिमा है। अनिकेत ने विवान की दहाड़ सुनी। उसने शुरू से लेकर आखिर तक एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस पत्थर की तरह खड़ा रहा। जब विवान ने कठोरता से बोलना समाप्त किया तो अनिकेत ने धीरे से कहा, युवती को अब और मत देखना। बेशक हमारी युवती भी तुम्हें फिर कभी नहीं देखेगी। सचमुच? ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवान ने अपने दिल में असीम क्रोध को दबा दिया और लगातार 3 शब्द ठीक कहे। इसके अलावा आज से गुप्ता सर एंटरप्राइज में सुरक्षा गार्ड के रूप में आपकी नौकरी अभी के लिए समाप्त की जा सकती है। अनिकेत के शब्द विवान के कानों तक पहुंचे। आज काम खत्म हो जाएगा? अर्थ क्या है? कितना स्पष्ट अर्थ है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि विवान सीधे इस्तीफा दे देंगे? विवान वहीं खड़ा रहा, उसे पूरे शरीर में ठंड लग रही थी। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसका पूरा शरीर एक दबंग तरीके से अनिकेत के सामने आ गया। अनिकेत के दिल में अचानक एक अभूतपूर्व दबाव दिखाई दिया, लेकिन वह फिर भी नहीं हिला। कौन जानता था कि विवान ने टॉवर से बस एक कदम आगे बढ़ाया और कोई कार्रवाई नहीं की। उसने बलपूर्वक उन 2 आग की मुठ्ठियों को दबा दिया जो फटने वाली थीं। अपनी आंखें चौड़ी करके उसने अनिकेत से कहा, ऐसा लगता है कि तुमने इसकी योजना बना ली है। तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकालने की योजना बनाई है और मुझे अपनी सबसे बड़ी महिला से नहीं मिलने देना है ना? अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। हाँ, विवान अचानक हंसा, लेकिन उसकी हंसी बेबसी और दुख से भरी थी। उसके चेहरे की मांसपेशियां उसके अंदरूनी गुस्से के कारण थोड़ी कांप रही थीं। मिस्टर अनिकेत, क्या आप जानते हैं, मैंने कल इस्तीफा दे दिया है। मैं आज भी आपकी कंपनी में इसलिए हूं क्योंकि मैं आपकी जगह काम करने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है? आपकी घटिया कंपनी के लोगों ने ही मुझसे यहां रहने की विनती की थी। ठीक है, तुम लोग चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं, है ना? क्या मैं जा सकता हूं? मैं आज से शपथ लेता हूं कि अगर मैं, विवान, कभी भी तुम्हारे गुप्ता कॉर्पोरेशन में फिर से पैर रखूंगा तो मुझ पर बिजली गिर जाएगी। ये कठोर शब्द कहने के बाद विवान अचानक मुड़ा और बड़े कदमों से चला गया। अनिकेत, जो पीछे रह गया था, स्तब्ध रह गया और वहीं खड़ा रहा। सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे वाली उसकी 2 आंखें शर्म और दया से भरी थीं और वह बुदबुदाया, पता चला कि उसने बहुत पहले ही इस्तीफा दे दिया था। जब विवान असीम घृणा के साथ छात्रावास में पहुंचा तो छात्रावास में अमित ने अभी अभी अपने बाल धोए थे और हेयर ड्रायर से अपना सिर साफ कर रहा था। विवान को पीछे मुड़कर देखते हुए उसने उसका अभिवादन किया। विवान, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुम पहरा नहीं दे रहे हो? विवान ने गुस्से से कहा, भविष्य में कौन उनके साथ पहरा देगा?
मैंने ये काम करना छोड़ दिया है। विवान दहाड़ते हुए अपना सामान पैक कर रहा था। अमित एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। नहीं करना चाहते? विवान, क्या आपने हमारे सेक्शन चीफ से 2 दिन तक कवर करने का वादा नहीं किया था? अमित ने जल्दी से पूछा। विवान अचानक पलटा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगा। अमित, वापस जाओ और अंकित से कहो कि मुझे खेद है। मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी इस घटिया कंपनी को छोड़ रहा हूं। जैसे ही विवान ने बात की, उसने अपनी पैक की हुई चीजें अपनी पीठ पर रखी, फिर अचानक मुड़ा और छात्रावास से बाहर निकल गया। विवान, क्या तुम सच में जा रहे हो? अमित दौड़कर उसके पास आया और उसे देखा और कहा। विवान ने अपना सिर घुमाया और अमित की तरफ देखा। उसने अमित के कंधे पर थपथपाया और सिर हिलाया। वैसे भी, सुरक्षा गार्ड के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान आपसे मिलना मेरे मुंबई में बिताए गए सबसे खुशी भरे दिन रहे हैं। ये शब्द कहने के बाद विवान ने कुछ और नहीं कहा, मुड़कर गुप्ता कॉर्पोरेशन के गेट की ओर चल दिया। अमित ने अपना मुंह खोला जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और वह उन्हें बोल नहीं पाया। वो बस विवान की पीठ को देखता रहा क्योंकि वह कदम दर कदम चौक की ओर बढ़ रहा था। विवान ने गुप्ता के उद्यम को छोड़ दिया। जब उसने गुप्ता के उद्यम के दरवाजे से कदम दर कदम बाहर निकलने का फैसला किया, तो उसका दिल गुप्ता के उद्यम के लिए पूरी तरह से मर चुका था, क्योंकि वह उन सभी से नफरत करता था जो उसे नीची नज़र से देखते थे। अब से विवान गुप्ता एंटरप्राइजेस से बाहर निकल जाएगा और वह अपने जीवनकाल में फिर कभी इस कंपनी में कदम नहीं रखेगा। इसके अलावा गुप्ता परिवार के लोगों, अनिकेत और बड़े शॉट के लिए जो पर्दे के पीछे से उसे नीचा देखते थे, विवान एक दिन उन्हें बताएगा कि पछतावे का क्या मतलब है। एक दिन विवान उन सभी को, जो उसे नीचा देखते थे, एक छोटे सुरक्षा गार्ड को, अपने पैरों पर रेंगने और उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर कर देगा। विवान ने खुद को जो शपथ दिलाई थी, उसके साथ वो कदम दर कदम गेट की ओर चल पड़ा। लेकिन इस समय उसने यह नहीं देखा कि गुप्ता सर एंटरप्राइज के बाहर एक सिल्वर ग्रे ब्यूक GL8 वाणिज्यिक वाहन खड़ा था। सच कहें तो सिल्वर ग्रे ब्यूक GL8 बिजनेस कार पिछले 2 दिनों से गुप्ता की कंपनी के पास खड़ी है, लेकिन विवान ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो वहां पहरा दे रहा था। इस ब्यूक GL8 वाणिज्यिक वाहन का उपयोग वास्तव में किस लिए किया जाता है? कार की खिड़की का रंग गहरा था, इसलिए अंदर कौन बैठा है ये देखना मुश्किल था। जब कोई कार की खिड़की के गहरे रंग के शीशे से ध्यान से देखता था, तो उसे तुरंत एक अजीब दृश्य दिखाई देता था। कार में वास्तव में 5 मजबूत आदमी बैठे थे जिनके चेहरे पर भयंकर भाव थे। पहली नज़र में ही पता चल जाता था कि वे अच्छे लोग नहीं थे। स्कारफेस, वो बच्चा आखिरकार बाहर आ गया है, सभी सावधान रहें। एक तीखी आवाज़ सुनाई दी और बोलने वाला एक लड़का था जिसके सिर पर पीले बाल थे। इस लड़के के कान में खोपड़ी की बाली थी और उसके चेहरे पर कुछ काली झाइयाँ थीं। पीले बालों से भरे अपने सिर के साथ वो एक आम युवक की तरह लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर विवान की ओर इशारा किया, जो गुप्ता एंटरप्राइज के गेट से कदम दर कदम बाहर निकल रहा था, और क्रूर निगाहों से कहा। उसके बगल में जो आदमी था उसका नाम स्कारफेस था। उसकी आंखें भेड़िए जैसी ठंडी थीं और उसके चेहरे पर आंख के कोने से लेकर नाक तक एक लंबा और संकरा निशान था जो घिनौना और आंखों को लुभाने वाला था। इस समय वो विवान को भी घूर रहा था, जो गुप्ता के उद्यम से कदम दर कदम बाहर निकल रहा था। भाड़ में गया, आखिर वह कमीना बाहर आ ही गया, जख्मी आदमी ने गुस्से से कहा। उसके दाहिने हाथ में एक नुकीली लकड़ी की रेक और चाकू था। उसके पीछे खड़े अन्य 3 लोगों ने भी अपने हाथों में चाकू पकड़ रखे थे और उसे गौर से देख रहे थे। ये लोग हैं कौन? वे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि भाइयों, जब हम बाद में ऊपर जाएं तो कोई दया मत दिखाना। युवा मास्टर वम ने कहा है कि हमें इस कमीने को अपंग बना देना चाहिए, हसन नाम के लड़के ने तीखी आवाज में कहा। उसके सामने खड़ा जख्मी आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, चिंता मत करो, मैं स्कारफेस, जब मैं यंग मास्टर वर्मा कुछ करता हूं तो मुझे सहजता महसूस होनी चाहिए। वम कौन है? आशीष वम। हाँ, यह आशीष वम था, वम परिवार का सबसे बड़ा बेटा, और वह लड़का जिससे आयुषी की बचपन से ही सगाई हो चुकी थी। ये पता चला कि जब से आशीष वम पिछली बार विवान से मिला था, वह इस युवा सुरक्षा गार्ड को मारना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से इस युवा सुरक्षा गार्ड विवान से निपटने के लिए किसी को ढूंढ लिया। पिछले 2 दिनों से हसन, स्कारफेस और बाकी 3 लोग विवान को अपंग करने के लिए यहाँ पहरा दे रहे हैं, लेकिन विवान को अभी भी कुछ पता नहीं है। क्या ये हो सकता है कि विवान को आज सचमुच दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा? विवान गुप्ता एंटरप्राइज के वर्ग से बाहर चला गया और अचानक उसकी दाहिनी पलक कई बार हिंसक रूप से फड़की। जैसे ही उसका दिल धड़का, उसे अंदर से असहज महसूस हुआ। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसा कि कहावत है, बाईं आंख फड़कने का मतलब सौभाग्य है, दाहिनी आंख फड़कने का मतलब विपत्ति है। अभी अभी मेरी दाहिनी आंख अचानक फड़कने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ हो?
चलते समय विवान ने सोचा, लेकिन उसने बस लापरवाही से सोचा और इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गुप्ता के उद्यम को छोड़ने के बाद विवान ने वास्तव में गुप्ता की कंपनी को छोड़ दिया और अचानक उसके दिल में नुकसान की भावना महसूस हुई। हानि का कारण क्या है? बेशक यह आयुषी की वजह से है। सच कहूं तो आयुषी के साथ इतने दिन बिताने के बाद, हालांकि वो लड़की कभी कभी जंगली, स्वेच्छाचारी होती है और खुद पर चालें चलना पसंद करती है, जब से विवान मुंबई शहर आया और आयुषी से मिला तब से लेकर अब तक उसे हमेशा उस लड़की से थोड़ा लगाव रहा है। लेकिन अब विवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वो इन अमीर लोगों से कभी कोई संबंध नहीं रखेगा। कंपनी से बाहर निकलने के बाद विवान ने व्यस्त सड़कों को देखा और अचानक महसूस किया कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं था। मैं सड़क पर उन चेहरों से परिचित नहीं हूँ। सूट पहने और ब्रीफकेस लेकर तेजी से चलते हुए वे लोग मुझसे दो अलग दुनिया में रहते हैं। वे मुझे अनदेखा करते हैं और अपने आप चलते हैं। व्यस्त सड़कों को देखकर विवान को पहली बार झिझक महसूस हुई। वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वो बस सड़क पर बिना किसी उद्देश्य के चलता रहा। मुंबई शहर में विवान रिश्तेदार है या दोस्त? अमित और अंकित के अलावा, जो दोनों ही उसके जैसे सुरक्षा गार्ड थे, विवान किसी को नहीं जानता था। अब जब वो गुप्ता के उद्यम को छोड़ चुका था तो उसके पास सबसे बुनियादी दोस्त भी नहीं थे। वो और कहाँ देख सकता है? भारी नुकसान और झिझक की भावना के साथ विवान अकेले ही इस हलचल भरी सड़क पर कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि इस समय एक चांदी ग्रे रंग का ब्यूक GL8 वाणिज्यिक वाहन उसके पीछे से करीब से पीछा कर रहा था। विवान कुछ देर तक चला और अपने सामने कोने पर मुड़कर दूसरी कम भीड़ वाली सड़क की ओर बढ़ गया। इस ब्लॉक के दोनों ओर ऊंची आवासीय इमारतें हैं, इसलिए बीच वाली सड़क पर ज्यादा लोग नहीं दिखते। और विवान ऐसी ही सड़क पर चल रहा था। जैसे ही वो सड़क पर मुड़ा, उसके पीछे आ रही सिल्वर ग्रे ब्यूक GL8 वाणिज्यिक वाहन ने अचानक एक्सीलेटर दबा दिया और उसकी ओर बढ़ गई। विवान अपना सिर नीचे किए हुए कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से तेज गति से आती हुई कार की तेज आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। जब उसने ये देखा तो वो चौंक गया। उसके पीछे सिल्वर ग्रे ब्यूक GL8 कमर्शियल वाहन उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। विवान चौंक गया और जल्दी से किनारे की ओर खिसक गया, लेकिन जैसे ही उसने चकमा दिया, ब्यूक GL8 वाणिज्यिक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उसने सोचा कि दूसरे पक्ष ने अनजाने में ऐसा किया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसे टक्कर मारना चाहता था। विवान का सिर अचानक से घूम गया और वह स्तब्ध रह गया। इस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा है? जैसे ही उसने 1 सेकंड के भीतर प्रतिक्रिया की, वाणिज्यिक वाहन ने अचानक उसे फिर से टक्कर मार दी। ये देखते हुए कि विवान को कार से टक्कर लगने वाली थी, शायद बचने की वृत्ति के कारण विवान अचानक उछल पड़ा और एक तरफ लुढ़क गया। लेकिन वाणिज्यिक वाहन का क्या हुआ? कार लगभग दीवार से टकरा गई और अचानक तेज आवाज के साथ कार ने ब्रेक लगा दिया। इस समय विवान पहले से ही फुर्ती से जमीन से ऊपर चढ़ चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह कार को डर से देख रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक जोरदार धमाका हुआ और कार का दरवाजा खुल गया। तभी हाथों में चाकू लिए 5 आदमी तेजी से कार से बाहर कूद पड़े और उसे बुरी नजर से देखने लगे। जब विवान ने इन 5 खूंखार चेहरों वाले चाकूबाजों को कार से बाहर कूदते देखा तो वो तुरंत उदास हो गया। आखिर क्या हो रहा है? अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? विवान ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। पीले बालों वाला आदमी आगे था और उसके झाइयों वाले चेहरे पर व्यंग्यात्मक लहजा था। बेटा, क्या तुम जानते हो कि मैं नरक का राजा हूँ? मैं आज तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मुझे मार डालो। क्यों? विवान खुद को रोक नहीं सका और पीछे हट गया और बोला। दूसरी तरफ 5 लोग हैं और उन सभी के हाथों में धारदार हथियार हैं। केवल मूर्ख ही डरेगा नहीं। पीले बालों वाले आदमी के चेहरे पर एक भयावह व्यंग्य था और वह विवान की ओर बढ़ा। ये स्पष्ट था कि वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। विवान ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी। अगर वह भाग नहीं गया तो शायद उसे यहीं काटकर मार दिया जाएगा। इसलिए वह बिना कोई और सवाल पूछे पीछे मुड़ा और भागने लगा। अरे, वह भागने की हिम्मत करता है? उसे काट दो। पीले बालों वाले आदमी के मुंह से गुस्से भरी दहाड़ निकली और फिर हांगकांग की किसी गैंग मूवी की तरह इतनी कम आबादी वाली सड़क पर एक क्रूर दृश्य घटित हुआ। विवान को मानना पड़ा कि वह डर गया था। वो बेतहाशा भागा और अपना सिर घुमाकर देखने लगा। पीले बालों वाला आदमी और उसके पीछे खड़ा जख्मी आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा कर रहे थे और भागते समय गालियां दे रहे थे। विवान को इस समय किसी और चीज की परवाह नहीं थी, बस भागना था। उसे जहां भी रास्ता दिखाई दिया वह भाग गया। जैसे ही वो दूसरी गली के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा, वो अचानक स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह गलत था। जब वो मुड़ा और ऊपर देखा तो उसने पाया कि उसके सामने एक बंद रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। ये बुरा है। विवान अचानक भयभीत हो गया।
भाड़ में जाओ, भागते रहो, भागते रहो। पीले बालों वाला आदमी और जख्मी आदमी पहले ही उनके पास पहुंच चुके थे। ये देखकर कि आगे कोई रास्ता नहीं है, विवान हांफते हुए और गंभीर मुस्कान के साथ कह रहा था। पूरी दूरी तक दौड़ने के बाद हसन और चाकूधारी बहुत थक गए थे। वे झुक गए और सांस लेने के लिए हौंफने लगे, लेकिन विवान अकेला था जिसका दिल नहीं धड़क रहा था और जिसकी सांस नहीं फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी दूरी तक दौड़ने के बाद बस चल रहा हो। और विवान के बारे में क्या? इस समय उसे अपना सिर घुमाकर इन चाकूबाजों का सामना करना पड़ा। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? विवान ने सावधानी से कहा। अब वो जानता था कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगर दूसरा पक्ष वास्तव में उस पर हमला करना चाहता था तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वो बस ये पता लगाना चाहता था कि कौन उस पर हमला करना चाहता था। तुम क्या करना चाहते हो? पीले बालों वाला आदमी अचानक मुस्कुराया। बेटा, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम समझ जाओ कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं, समझे? क्या तुम कमाल नहीं हो? क्या तुम सुरक्षा गार्ड होने के कारण कमाल नहीं हो? जब विवान ने अचानक पीले बालों वाले आदमी को ये कहते सुना तो उसका दिल अचानक हिल गया। ये तिरस्कारपूर्ण शब्द उसे इतने परिचित क्यों लगे? क्या ये संभव है कि ये शब्द उस धनी युवक ने कहे हों जो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था? अरे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम जैसा गरीब सुरक्षा गार्ड एक महिला के लिए हमारे मास्टर वम से कैसे मुकाबला कर सकता है। तुम पेशाब करके अपने आप को क्यों नहीं देखते? यह क्या बकवास है? वहां पर पीले बालों वाला लड़का गालियां देने लगा। जब विवान ने हसन की बातें सुनी तो उसे तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। यह वही था, निश्चित रूप से वही। यह वही कमीना आदमी है जिसका नाम आशीष वम है, जिसका उल्लेख आयुषी ने किया था। उसकी और आयुषी की सगाई बचपन से ही हो चुकी थी। पिछली बार आयुषी ने मुझसे कहा था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनकर रहूं ताकि यह कमीना आयुषी को छोड़ दे। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुसीबत मुझ पर वापस आ जाएगी। अब आशीष वम नाम के इस कमीने ने वास्तव में मुझे छूने के लिए किसी को काम पर रखा है। मुझे सचमुच ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं बदकिस्मत हूं। विवान ने इधर उधर देखते हुए सोचा। उसने तय किया कि उसे आज लड़ना ही होगा। वो छिप नहीं सकता था, इसलिए उसे लड़ना ही था। वहां पर पीले बालों वाला लड़का पहले से ही अपने चेहरे पर एक क्रूर नज़र के साथ विवान की ओर आ रहा था। उसे मार डालो, पीले बालों वाला आदमी चिल्लाया और सबसे पहले उसने देखा कि जख्मी चेहरा विवान की ओर कुल्हाड़ी चला रहा है। विवान ने पहले से ही सभी जरूरी तैयारियां कर ली थीं। उसने अपने शरीर को झुकाकर घातक चाकू को चकमा दिया, फिर पलटा और जमीन से अपनी कलाई जितनी मोटी लकड़ी की छड़ी पकड़ी और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे बाईं ओर एक आदमी की ओर बढ़ा जिसके हाथ में एक चाकू था। लड़का करीब 17-18 साल का लग रहा था और जाहिर तौर पर वह एक नौजवान था। हालांकि उसके हाथ में एक धारदार चाकू था, लेकिन उसकी आंखों और उम्र को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने पहली बार ऐसा किया था। जब विवान आगे बढ़ा तो वह स्पष्ट रूप से थोड़ा डरा हुआ था। उसने अपने हाथ में चाकू उठाया और अनजाने में बेतहाशा काटने लगा, जबकि वह डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन इस समय विवान हताश होकर एक धमाके के साथ आगे बढ़ा। लड़के की कुल्हाड़ी निशाना चूक गई, लेकिन विवान के हाथ में मौजूद लकड़ी की छड़ी उसके बाएं गाल पर लग गई। वह दर्द से चिल्लाया, जोर से जमीन पर गिरा और अपने खून से लथपथ बाएं गाल को धकते हुए चिल्लाया। आवाज उन्मादपूर्ण थी। विवान ने एक व्यक्ति को एक ही झटके में गिरा दिया। उसके बाद अन्य दो पक्षों के दो चाकूबाजों ने उसकी पीठ पर जोरदार वार किया। वो जल्दी से बच निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे पक्ष ने विवान के फटे हुए यात्रा बैग को उसकी पीठ पर पटक दिया। विवान डर गया और जल्दी से एक कदम आगे बढ़ा। सौभाग्य से विवान ने पीछे से अपने ट्रैवल बैग से वार को रोक दिया, अन्यथा चाकू घातक हो सकता था। लेकिन ट्रैवल बैग टूट गया और जमीन पर गिर गया। विवान ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और चारों लड़कों का सामना किया। हालांकि उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह जोखिम लेने और हताश होकर लड़ने वाला था। वह जानता था कि यदि वह अपने जीवन के लिए नहीं लड़ेगा तो संभवतः यहीं मर जाएगा, इसलिए उसे लड़ना पड़ा। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ। उसके बगल में खड़े तलवारबाज ने विवान पर फिर से वार किया। विवान ने अपने हाथ में लकड़ी की छड़ी उठाई और वह जोर से चाकू से टकराए। चाकू मारने वाला व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना पैर उठाया और लात मारी। विवान के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और उसे पेट में लात मारी गई। हालांकि जब उसे लात मारी गई तो विवान ने सहज रूप से अपने शरीर को तनाव में डाल लिया। उसके पेट में पहले से ही बहुत अधिक ऊर्जा थी और लात मारने के बाद यह हिंसक रूप से वापस उछली। यही है ना? विवान को भी लात मारी गई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हालांकि चाकू मारने वाला विवान के पेट से निकली ऊर्जा से दूर जा गिरा। वो जोर से जमीन पर गिरा, अपना दाहिना पैर पकड़कर चिल्लाने लगा।
वहां मौजूद दुपट्टे वाले और पीले बाल वाले लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि वे पांचों लोग अपने सामने खड़े युवा सुरक्षा गार्ड को नहीं मार पाएंगे। इससे भी अधिक कष्टकारी, चेहरे पर जख्म के निशान वाला वो आदमी इन लोगों में सबसे बड़ा आदमी लग रहा था। वो इस समय सबसे ज्यादा गुस्से में था और अचानक उसने विवान पर चाकू से हमला कर दिया। विवान पीछे हट गया, लेकिन दूसरी तरफ पीले बालों वाला आदमी भी एक चाकू लेकर आगे बढ़ा। एक व्यक्ति का सामना करते समय तो ये ठीक था, लेकिन दो लोगों का सामना करते समय विवान थोड़ा घबरा गया और घबराहट में चकमा देने लगा। लेकिन ये देखा जा सकता था कि जख्मी आदमी लड़ाई में माहिर था। इस समय उसके हाथ में चाकू की धार घूमी और विवान के शरीर पर तिरछे वार किए। विवान, जो पहले से ही पतले कपड़े पहने हुए था, को अचानक सीने में जलन महसूस हुई। ध्यान से देखने पर उसे नीचे की ओर चमकीला लाल रक्त बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कट ज्यादा गहरा नहीं था, सिर्फ त्वचा ही कटी थी। जब विवान ने खुद को खून बहते देखा तो उसकी आंखें क्रूर हो गईं। मैं तुम लोगों से लड़ने जा रहा हूं। एक जंगली दहाड़ के साथ विवान सब कुछ की परवाह किए बिना जख्मी आदमी की ओर दौड़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से जख्मी आदमी का सिर कुचल दिया। स्कारफेस अचंभित रह गया और तुरंत पीछे हट गया, लेकिन विवान अचानक पलटा और एक दूसरे चाकूधारी पर झपटा जो बेवकूफी से किनारे पर खड़ा था। चाकूधारी अभी भी अचंभित था, लेकिन जब विवान ने उस पर झपट्टा मारा तो प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे एक डंडे से मारा गया। एक धमाके के साथ उसकी आंखें काली हो गईं और वह जमीन पर बेहोश हो गया। और विवान के बारे में क्या? चूंकि उसकी पूरी पीठ पीले बाल वाले व्यक्ति और उसके पीछे खड़े जख्मी व्यक्ति की आंखों के सामने थी, इसलिए पीले बाल वाले व्यक्ति ने तुरंत उसकी पीठ पर वार कर दिया। एक कश के साथ विवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ जल रही हो, मानो उसे चाकू मार दिया गया हो। उसके बगल में खड़ा जख्मी आदमी खूंखार दिख रहा था। उसने फिर से अपने हाथ में चाकू उठाया और विवान की बांह पर वार कर दिया। विवान ने लगातार 2 बार वार किया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसकी आंखों में रक्त लाल रोशनी थी जो भयंकर और चमकदार थी। वो जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने लगा। उसके खून से सने हाथ अभी भी छड़ी को कसकर पकड़े हुए थे और वो खड़ा हो गया। भाड़ में जाओ, तुम अभी तक मरे नहीं हो। जख्मी आदमी ने दहाड़ते हुए विवान को लात मारी। विवान को तुरंत पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वह अचानक पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ गया। उसने अपने सामने जख्मी आदमी को कसकर गले लगा लिया, जैसे कोई बाघ अपनी जान जोखिम में डाल रहा हो। स्कारफेस को झटका लगा, लेकिन वह हिल नहीं सका क्योंकि विवान ने उसे चारों ओर से पकड़ रखा था। जख्मी आदमी के मुंह से अचानक चीख निकल गई। ध्यान से देखने पर, हे भगवान, विवान ने वास्तव में उस जख्मी आदमी के कान को अपने मुंह से काट लिया था। स्कारफेस ने बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन विवान ने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। पीले बालों वाला आदमी चौंक गया और विवान के बाल पकड़ लिए। तुम कमीने, जाने दो। उसी समय उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी विवान के कंधे पर जा लगी। एक धमाके के साथ विवान ने अंततः अपना मुंह खोला। और स्कारफेस के बारे में क्या? वो चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। हसन के हाथ में चाकू एक पल में ही ढह गया और उसके दिल की गहराइयों से भय की एक ऐसी भावना उमड़ पड़ी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जमीन पर पड़े 4 लोगों को देखकर उनमें से एक के चेहरे पर चोट के निशान थे और उसका कान विवान ने काट लिया था। हसन ने अब ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। तुम में बहुत हिम्मत है, पीले बालों वाला आदमी पीला चेहरा लिए पीछे हटते हुए बोला। वो कुछ नहीं कर सकता था, वह डरा हुआ था। उसके बगल में खड़े अन्य 2 भाई जमीन से उठ खड़े हुए, लेकिन उनकी आंखों में डर था। उन्होंने जल्दी से चिल्लाते हुए जख्मी आदमी और एक अन्य लड़के को सहारा दिया जिसे विवान ने बेहोश कर दिया था, और धीरे धीरे पीछे हट गए। और विवान के बारे में क्या? लेकिन वो क्रूर चेहरे के साथ दहाड़ रहा था। आओ, मुझे मार डालो। आओ, तुम कमीने लोग। उसके मुंह से दहाड़ निकल रही थी और पूरा शरीर जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था। वहां पर पीले बालों वाला लड़का न केवल डरा हुआ था, बल्कि वह अपने दिल की गहराइयों से पूरी तरह डरा हुआ था। वह अपने साथियों के साथ शीघ्रता से पीछे हट गया। जल्द ही पीले बालों वाला आदमी अपने आदमियों के साथ शर्मिंदा होकर चला गया। और उनके जाने के बाद विवान का क्या हुआ? उसके हाथ की छड़ी अंततः धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी आंखें काली पड़ गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुंबई की सड़कों पर एक ब्यूक GL8 वाणिज्यिक वाहन तेजी से चल रहा था। बेशक कार में बैठे लोग पीले बालों वाला लड़का और जख्मी आदमी थे जिसका कान काटा गया था। जख्मी आदमी अभी भी चीख रहा था। उसके कान रुमाल से बंधे थे, लेकिन खून से लथपथ थे। पीले बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर घुमाकर उस जख्मी व्यक्ति की ओर देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और फोन किया। कॉल शीघ्रता से कनेक्ट हो गई। नमस्ते श्रीमान वम, मैं हसन बोल रहा हूं। हसन ने फोन उठाया और सम्मानपूर्वक कहा, क्या चल रहा है मामला? क्या तुमने उस कमीने सुरक्षा गार्ड को अपंग बना दिया है?
दूसरी तरफ से वर्मा शाह ने पूछा। उसके पूछने के बाद उसके सामने खड़े पीले बालों वाले आदमी ने अपने बगल में खड़े जख्मी आदमी की ओर देखा और हकलाते हुए कहा, मैंने उसे पीटा और कुछ बार हकलाया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो, आशीष वम ने गुस्से से कहा। पीले बालों वाला आदमी हकलाते हुए बोला, लेकिन उस बच्चे ने स्कारफेस का कान काट लिया था। दूसरी तरफ से आशीष वम स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित था। तभी मैंने फोन के दूसरी तरफ आशीष वम को हंसते हुए सुना, तुम में से 5 या 6 लोगों ने एक व्यक्ति को पीटा और अंत में तुम्हारे कान काट दिए गए। क्या तुम लोग हारे हुए हो? आशीष वम ने अचानक गाली दी। यहाँ पीले बालों वाले लड़के का चेहरा बदसूरत था और वह बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मास्टर वर्मा, वह आदमी कोई इंसान नहीं है, वह तो बस एक जानवर है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह जानवर है या कुछ और। अगर तुम उसे अपंग नहीं बना सकते तो मैं तुम्हें अपंग बना दूंगा। इतना कहने के बाद फोन के दूसरी तरफ वम ने गुस्से में फोन काट दिया, जिससे उसके सामने पीले बालों वाला आदमी शर्मिंदगी के भाव के साथ वहीं खड़ा रह गया। गुप्ता एंटरप्राइजेज। आयुषी का शयन कक्ष ट्यूलिप की हल्की सुगंध से भरा हुआ था। और आयुषी के बारे में क्या? वह हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और खुद को आईने में देख रही थी। लेस वाली पोशाक उसके मुलायम कंधों को उजागर करती है और उसके 2 पतले पैर काले मोजे पहने हुए हैं, जो बहुत ही मोहक है। गुलाबी अंडाकार चेहरे पर भी हल्के से रूज लगाया गया था, जिससे वह प्यारी और सेक्सी लग रही थी। ये देखा जा सकता है कि आयुषी आज अच्छे मूड में है। ये पता चला है कि आयुषी, जो कल रात नशे में थी, सुबह 11 बजे तक नहीं उठी। उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था और जब नानी ने उसे सूप का कटोरा दिया तब जाकर उसे बेहतर महसूस हुआ। आयुषी बेडरूम में बैठी हुई कल रात की सारी बातें याद कर रही थी। हालांकि उस समय आयुषी नशे में इतनी बेहोश थी कि बेहोश हो गई थी, फिर भी उसे सब कुछ साफ साफ याद था। आयुषी का चेहरा अभी भी थोड़ा गर्म महसूस होता है जब वह कल रात के दृश्य के बारे में सोचती है, जब विवान ने उसे बचाया था और अंत में उसने और विवान ने एक दूसरे को गले लगाया था। मैं, आयुषी, एक बड़े मूर्ख को कैसे गले लगा सकती हूँ? सच में, आयुषी ने लाल चेहरे के साथ सोचा। वो बड़ा बेवकूफ़ कभी कभी बहुत चालाक भी हो सकता है। उसे पता था कि मैं वहां नशे में था और वह मुझे बचाने आया था। लानत है विवान, तुम्हारे पास विवेक है। आयुषी ने खुद को आईने में देखते हुए सोचा। वो बड़ा बेवकूफ़ अब क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी कंपनी में सतर्क है? आयुषी ने सोचा और उसने अपना हेमीज बैग पकड़ा और विवान को खोजने के लिए कंपनी में जाने के लिए दरवाजा खोला। आयुषी, जो अभी अभी उठी थी, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विवान को उसके पिता ने पहले ही इस्तीफा देने का आदेश दे दिया था। यही है ना? अपने दिल में थोड़ी सी उत्तेजना और उम्मीद के साथ आयुषी खुशी से नीचे चली गई। हॉल में गुप्ता हमेशा की तरह सुबह का अखबार पढ़ रहा था। पिताजी, मैं बाहर जा रही हूँ। आयुषी ने मुस्कुराकर अपने पिता का अभिवादन किया, फिर पार्किंग की ओर चल दी। आयुषी ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि उसे पीछे से अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी। आयुषी, सोहन गुप्ता ने अपने हाथ में अखबार बंद किया और अपनी बेटी को अजीब नज़रों से देखा। जब आयुषी ने अपने पिता की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपने सुंदर चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। पिताजी, क्या हुआ? आयुषी, तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी जा रहे हो? आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा। आयुषी की बातें सुनकर सोहन गुप्ता का चेहरा धीरे धीरे भारी हो गया। उसने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तुम पिछले 2 दिनों से कंपनी में क्यों जा रही हो? क्या वहाँ कोई है जिससे तुम वाकई मिलना चाहती हो? जब आयुषी ने अचानक सोहन गुप्ता को ये कहते सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। पिताजी, दूसरे लोगों के मामलों में दखल मत दीजिए। मैं अब निकल रहा हूँ। इतना कहकर आयुषी खुशी खुशी पार्किंग की ओर चलने के लिए तैयार हो गई। रुको! सोहन गुप्ता अचानक ऊंची आवाज में चिल्लाया। सोहन गुप्ता की आवाज शुरू में गंभीर से दहाड़ में बदल गई। आयुषी दंग रह गई। मैंने पलटकर अपने पिता की ओर देखा जो आज थोड़े अजीब लग रहे थे। पिताजी, क्या बात है? तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है, उसके सामने खड़े सोहन गुप्ता ने गुस्से से कहा। क्यों? आयुषी अचानक जिद्दी हो गई और अपने पिता की ओर अविश्वास से देखने लगी। आयुषी, देखो तुम अब क्या बन गई हो। तुम एक बड़ी महिला हो, लेकिन तुम पूरे दिन कुछ युवा सुरक्षा गार्डों के साथ घूमती रहती हो। अगर यह बात बाहर आ गई तो वे तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा तुम अभी भी एक लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सोहन गुप्ता ने दहाड़ते हुए कहा। अपने पिता की बात सुनकर आयुषी को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। उसके पिता निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि वह विवान को खोजने जाए। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सुरक्षा गार्डों में क्या बुराई है? क्या वे इंसान नहीं हैं? कौन कहता है कि सुरक्षा गार्डों का दर्जा कम होता है? आयुषी के स्पष्टीकरण का सामना करते हुए सोहन गुप्ता क्रोधित हो गया। बकवास! सोहन गुप्ता के मुंह से जोर से चीख निकली। आयुषी चौंक गई और अविश्वास से अपने पिता की ओर देखने लगी।
पिछले कई सालों में सोहन गुप्ता ने अपनी बेटी के सामने शायद ही कभी अपना आपा खोया हो। इसके अलावा गुप्ता परिवार में सिर्फ यही एक सबसे बड़ी बेटी थी और वह उससे इतना प्यार करता था कि उसने कभी भी एक शब्द भी ज्यादा नहीं कहा था। पर अब सोहन गुप्ता ने वास्तव में आयुषी पर बुरी तरह चिल्लाया। इससे आयुषी बहुत दुखी हो गई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज के बाद तुम्हें उस छोटे सुरक्षा गार्ड को दोबारा देखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। क्यों? आयुषी ने जिद से पूछा। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी बेटी हो, सोहन गुप्ता। मेरी बेटी सोहन गुप्ता किसी छोटे सुरक्षा गार्ड के साथ बिल्कुल भी उलझ नहीं सकती, सोहन गुप्ता ने कहा। सोहन गुप्ता के अनुचित शब्दों को सुनकर आयुषी को बहुत दुख हुआ। पिताजी, आप सुरक्षा गार्ड को क्यों नीची नज़र से देखते हैं? हालांकि वह आपकी कंपनी में काम करता है, लेकिन वह आपका गुलाम नहीं है। वह भी अपने हाथों से पैसे कमाता है। इसमें क्या गलत है? इसके अलावा विवान ने मुझे पहले भी बचाया था, तो मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकता? मैंने कहा नहीं, इसका मतलब नहीं है। सोहन गुप्ता ने अपने बगल में चमकदार लाल शीशम की मेज को जोर से पटक दिया। सोहन गुप्ता की हथेली से पूरी मेज थोड़ी हिल गई और यह महसूस किया जा सकता था कि सोहन गुप्ता वास्तव में गुस्से में था। पिताजी, आप बहुत नासमझ हैं। आयुषी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह कांपते हुए बोली। लेकिन सोहन गुप्ता ने ठंडे चेहरे के साथ गंभीरता से कहा, आज के बाद आपको उस सुरक्षा गार्ड को फिर से देखने की अनुमति नहीं है। ये ध्वनि आयुषी के कानों में गूंज उठी, जिससे उसका दिल धड़कने लगा। इसके अलावा अगर आप अब कंपनी में भी जाते हैं तो आप उसे नहीं देख पाएंगे, सोहन गुप्ता ने आगे कहा। आयुषी जब उसे ये कहते हुए सुना तो वह थोड़ा चकित रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? आयुषी ने जल्दी से पूछा। सोहन गुप्ता ने कहा, चूंकि मैंने उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए अब वो कंपनी छोड़ चुका होगा। आयुषी पूरी तरह से दंग रह गई जब उसने अचानक सोहन गुप्ता को ये कहते सुना। पिताजी, आप? वह वहीं अचंभित सी खड़ी रही, मानो वो मूर्ख हो। वह ऐसा कैसे कर सकता है? विवान को इस्तीफा दिलाना कैसे संभव है? उन्होंने कोई गलती नहीं की, वे तो बस वहां काम कर रहे थे। क्या आप उनसे इस्तीफा देने को कहेंगे? क्यों? हमें उसे क्यों निकालना चाहिए? आयुषी पागलों की तरह दहाड़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जैसे कि वे किसी भी क्षण गिरने वाले थे। सोहन गुप्ता ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। वह अपनी बेटी को देखने में असमर्थ था। सोहन गुप्ता ने कहा, भविष्य में आपको पता चलेगा कि मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मेरे अपने भले के लिए? क्या ये वास्तव में मेरे अपने भले के लिए है? मुझे लगता है पिताजी, आप ये सब अपने लिए, अपने चेहरे के लिए और 20 सालों में दूसरों के बीच स्थापित की गई अपनी साख के लिए करते हैं। आपने कभी मेरी भावनाओं पर विचार नहीं किया। मैं आपसे नफरत करती हूँ, आयुषी ने पागलों की तरह कहा। सोहन गुप्ता को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने सुना कि उसकी बेटी ने पहली बार उसके सामने उसके बारे में ऐसी बातें कहने की हिम्मत की है। वो अचानक स्टूल से उठकर बैठ गया और अपनी बेटी को घूरने लगा। उनके बीच का माहौल और भी विस्फोटक होता जा रहा था। इस समय अनिकेत अचानक बाहर से जल्दी से भाग कर आया। जब वो अंदर गया और पिता और बेटी की शक्ल देखी तो वो थोड़ा हैरान रह गया। अतीत में इस समय अनिकेत कभी भी पिता और बेटी के पास नहीं जाता था, लेकिन आज अनिकेत अप्रत्याशित रूप से अंदर आ गया। मिस्टर गुप्ता, कंपनी में कुछ हुआ है। जब ये शब्द अनिकेत के मुंह से निकले तो उसके सामने खड़े सोहन गुप्ता और फेईफी दोनों ही दंग रह गए। सोहन गुप्ता का चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? अनिकेत ने कहा, किसी ने हमारी कंपनी में किसी पर हमला किया और हमारी कंपनी में कोई घायल हो गया। अनिकेत के ऐसा कहने के बाद सोहन गुप्ता अचानक चौंक गया। कौन घायल हुआ है? उसने तुरंत पूछा। अनिकेत एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, विवान। जब विवान शब्द बोला गया तो आयुषी सबसे पहले चीखी और सोहन गुप्ता भी दंग रह गया। वह विवान को क्या हुआ है? उसके सामने खड़ी आयुषी ने घबराहट में पूछा। अनिकेत ने तुरंत जवाब दिया, आज वह दिन है जब विवान ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बाहर घात लगाएगा। हमारी कंपनी की एक छोटी सी गली में कई लोगों ने उसे चाकुओं से गोद दिया था। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? आयुषी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। सोहन गुप्ता के चेहरे का रंग भी बदल गया। उस पर घात लगाकर हमला किसने किया? सोहन गुप्ता ने गुस्से से पूछा। हालांकि उन्हें विवान के बारे में बुरी धारणा थी। आखिरकार विवान अभी उनकी कंपनी का एक कर्मचारी था और जैसे ही वो कंपनी के दरवाजे से बाहर निकला उसे हैक कर लिया गया। मुझे अभी तक पता नहीं है, अनिकेत ने कहा। विवान अब कहाँ है? आयुषी ने अचानक उन्माद से पूछा। अस्पताल में, अनिकेत ने उत्तर दिया। ये सुनकर आयुषी बिना किसी हिचकिचाहट के पार्किंग की ओर भागी। आयुषी, सोहन गुप्ता ने अपनी बेटी को पुकारा, लेकिन उसकी बेटी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया।
अपनी बेटी को दूर जाते हुए देखकर सोहन गुप्ता ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने बगल में खड़े अनिकेत को देखा। कोई उस पर घात कैसे लगा सकता है? वह एक गरीब लड़का जो अभी अभी आया है, किसी को कैसे नाराज कर सकता है? सोहन गुप्ता के ये कहने के बाद अनिकेत ने धीरे से कहा, बॉस गुप्ता, सबसे बड़ी महिला अभी यहाँ थी, इसलिए कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कह सकती। वास्तव में विवान पर हमला करने वाले लोगों को ढूंढना बहुत आसान है, अनिकेत ने अचानक कहा। सोहन गुप्ता दंग रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वम परिवार का सबसे बड़ा बेटा आशीष वम जानबूझकर विवान की तलाश में गया था और हमारी कंपनी के सामने लगभग झगड़ा करने वाला था, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया, अनिकेत ने धीरे से कहा। जब उसने आशीष वम का नाम सुना तो सोहन गुप्ता भयभीत हो गया। तुम्हारा मतलब है कि आशीष वम ने विवान को मारने के लिए किसी को किराए पर लिया था? उसने आश्चर्य से पूछा। अनिकेत ने धीरे से सिर हिलाया। ये बहुत संभव है मिस्टर गुप्ता। सच कहूं तो वम परिवार के सबसे बड़े बेटे की मुंबई शहर में अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो वो कुख्यात है। इसलिए ये बहुत संभव है कि वह विवान से बदला लेने के लिए किसी की तलाश कर रहा हो, क्योंकि बड़ी बेटी और उसके बीच सगाई हो गई है। जब सोहन गुप्ता ने अनिकेत की बात सुनी तो उसका चेहरा सूअर के जिगर की तरह बदसूरत हो गया। सोहन गुप्ता को समाज में आशीष वम के बारे में अफवाहों के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था? बात बस इतनी है कि वम परिवार के साथ उनके हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए उन्होंने शुरू से अंत तक इस मामले पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या आप किसी आदमी के बारे में सोच रहे थे? युवा होने पर थोड़ा रोमांटिक होना अपरिहार्य है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आशीष वम वास्तव में इस बार विवान पर हमला करेगा। सोहन गुप्ता, जो बेहद गुस्से में था, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर उदास चेहरे के साथ हॉल में घूमता रहा और एक शब्द भी नहीं बोला। अनिकेत, अस्पताल जाओ और देखो कि लड़का कैसे घायल हुआ है। याद रखो, आयुषी को मत बताना कि आशीष वम ने क्या किया। अगर तुमने उसे बताया तो उनकी शादी 100% असंभव हो जाएगी। जब अनिकेत ने सोहन गुप्ता को ये कहते सुना तो उसने चुपचाप सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। मुंबई शहर के एक अस्पताल में जब विवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे दवा की तेज गंध आई। विवान, विवान, तभी उसने अपने कानों में आवाजें सुनी। विवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पहली नजर में जब उसने अंकित को अपने बगल में देखा तो दंग रह गया। अंकित यहाँ क्यों है? अंकित, विवान ने मुश्किल से चिल्लाया। फिर उसने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया, लेकिन हिला नहीं, क्योंकि उसने अचानक देखा कि उसका शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था, लेकिन वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। फिर से ध्यान से चारों ओर देखने पर विवान ये देखकर हैरान रह गया कि वह वास्तव में अस्पताल में था। विवान, जो हैरान और भ्रमित था, ने भाई अंकित को देखा और पूछा, अंकित, मैं यहाँ क्यों हूँ? अंकित, जो उसके सामने खड़ा था, अभी भी एक देहाती सुरक्षात्मक पोशाक पहने हुए था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विवान, तुम अस्पताल में हो, चिंता मत करो। पता चला कि पीले बालों वाले और जख्मी लोगों द्वारा विवान को काट दिए जाने के बाद वह कोमा में चला गया था। लेकिन ठीक इसी समय गुप्ता एंटरप्राइज का एक सुरक्षा गार्ड जो सड़क किनारे टहल रहा था, वहां से गुजरा और उसने विवान को खून से लथपथ देखा। विवान गुप्ता एंटरप्राइज में काम करता है और क्योंकि सबसे बड़ी बेटी के साथ उसका संबंध व्यापक रूप से फैल गया है, अधिकांश सुरक्षा गार्ड विवान को जानते हैं, है ना? ये देखकर कि यह विवान था, सुरक्षा गार्ड दंग रह गया। फिर वो मदद के लिए पुकारने के लिए जल्दी से गुप्ता के उद्यम में वापस भागा और संयोग से भाई अंकित से मिला। इसलिए उसने भाई अंकित को इसके बारे में बताया। जब भाई अंकित ने सुना तो वह पागलों की तरह दौड़ा और फिर देखा कि विवान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। अंततः उसे अस्पताल भेजा गया। अंकित, तुमने मुझे बचाया। विवान अपना शरीर हिलाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इतनी कोशिश करने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं हिल सका। भाई अंकित ने कहा, एक सुरक्षा गार्ड ने आपको देखा और मैंने तुरंत आपको अस्पताल भेज दिया। अंकित की बात सुनने के बाद विवान को अंततः समझ आ गया कि क्या हो रहा था। विवान, क्या हुआ? तुम इस तरह कैसे कट गए? अंकित ने विवान को देखा और पूछा। विवान ने उन कमीनों के बारे में सोचा और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और लाल आंखों से कहा, ये कुछ भी नहीं है। अंकित, मैंने तो बस दूसरों को भड़का दिया। विवान ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझाया, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि उसके साथ हुए सभी परिणामों के लिए कौन जिम्मेदार था। वह कमीना, आशीष वम, और वे चाकूबाज, उनकी शक्ल विवान के दिल में दागे हुए लोहे की तरह गहराई से अंकित हो गई थी। एक दिन मुझे अपने हाथों से ही सब कुछ लौटाना पड़ेगा, उसने कसम खाई। अंकित ने देखा कि विवान बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। तुमने बहुत खून खो दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ समय आराम करना चाहिए। कोई और बड़ी समस्या नहीं है, अंकित ने विवान से कहा। विवान ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया।
विवान, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। इस तरह के समाज में हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए बेहतर है कि वे दूसरे लोगों को नाराज करने से बचें, अंकित ने गंभीरता से कहा। विवान ने सिर हिलाया। अंकित, चिंता मत करो, मुझे पता है कि आगे क्या करना है। वैसे विवान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कंपनी में 2 दिन की शिफ्ट संभालोगी? तुम अचानक क्यों जा रही हो? अंकित ने हैरान होकर पूछा। वे निश्चित रूप से अनिकेत और विवान के बीच बातचीत के बारे में नहीं जानते होंगे। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि सोहन गुप्ता इस्तीफा देने और विवान से छुटकारा पाने जा रहा था। लेकिन विवान को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी। अपनी आंखों में असीम घृणा के साथ उसने भाई अंकित को देखा और कहा, अंकित, कुछ चीजें हैं जिन्हें करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि हम सिर्फ गरीब लोग हैं, सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड। अगर दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपको जाने देना स्वाभाविक है। क्या किसी ने तुम्हारे बारे में बात की? अंकित ने आश्चर्य से कहा। विवान ने न तो इसका खंडन किया और न ही इसे स्वीकार किया। अगर लोग नहीं चाहते कि मैं वहां सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। विवान, यह विश्वास ही नहीं कर पाता कि मैं अपने जीवन में सुरक्षा गार्ड बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। दोनों वयस्क व्यक्ति इस प्रकार बातें कर रहे थे। जब वे बात कर रहे थे, ना आयुषी अपनी लोड स्पोर्ट्स कार में अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। जब वो फुफकारना बंद कर दिया तो वह तेजी से अस्पताल की ओर भागा। कृपया मुझे विवान नामक मरीज को खोजने में मदद करें। वो अभी उस कमरे में है, आयुषी ने अस्पताल के फ्रंट डेस्क पर तेजी से दौड़ते हुए पूछा। फ्रंट डेस्क पर बैठी नर्स ने आयुषी की ओर देखा, फिर कंप्यूटर पर जांच की। बीमार देखभाल में 302 नंबर सुनने के बाद आयुषी जल्दी से वहां के वार्ड की ओर भागी, फिर भी अपने दिल में चिंता को रोक नहीं पाई। क्या विवान मुश्किल में पड़ जाएगा? जब वे कमरा 302 में पहुंचे तो आयुषी ने तुरंत दरवाजा खोला और देखा कि विवान और अंकित बिस्तर पर लेटे हुए हैं। जब अंकित ने आयुषी को दौड़ते हुए देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह जल्दी से खड़ा हो गया और सम्मानपूर्वक पुकारा, मिस। आयुषी के पास भाई अंकित पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसने विवान को देखा, जो बिस्तर पर मोटी पट्टियों में लिपटा हुआ था, और जल्दी से पूछा, विवान, क्या तुम ठीक हो? फिर वह तेजी से दौड़कर आया। सच कहूं तो जब विवान ने पहली बार आयुषी को देखा तो उसका दिल अचानक गर्म हो गया, लेकिन जब उसे याद आया कि अनिकेत ने उससे क्या कहा था तो उसका गर्म दिल तुरंत फिर से ठंडा हो गया। अंकित वहीं खड़ा रहा, जाहिर तौर पर थोड़ा शर्मिंदा। विवान, मैं पहले बाहर जा रहा हूं, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। अंकित ने ये कहते हुए वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया और वार्ड 302 का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। अब कमरे में केवल विवान और आयुषी ही बचे थे। आयुषी विवान के पास गई और उसे चिंता से देखा। ये कैसे हो सकता है? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? विवान ने बिना कुछ कहे ठंडी आंखों से आयुषी को देखा। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? आयुषी ने चिंता से पूछना जारी रखा। किसने सोचा होगा कि आयुषी के ऐसा कहने के बाद विवान ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, मिस गुप्ता, आप अचानक यहाँ क्यों आई? जब आयुषी ने विवान को ये कहते सुना तो वह दंग रह गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। जब मैंने अनिकेत से सुना कि आपको चाकू मारा गया है तो मैं आपको देखने के लिए दौड़ी, आयुषी ने कहा। जब अनिकेत का नाम लिया गया तो विवान का गुस्सा अचानक बढ़ गया। तुम्हें पता है, अभी एक कदम पहले अनिकेत अभी भी कह रहा था कि विवान सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड था, आयुषी के साथ दोस्ती करने के लायक नहीं, आयुषी के साथ रहने के लायक नहीं। अब जब उसने अनिकेत का नाम सुना तो विवान निश्चित रूप से बेहद गुस्से में था। क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं मर गया हूं या नहीं? विवान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आयुषी का दिल धड़क उठा और वह वहीं स्तब्ध खड़ी रही। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने उससे मिलने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन वह जो भी शब्द कहता है वह इतना दुखदायी क्यों होता है? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तुम्हारी परवाह है और मैं तुमसे मिलने आया हूं। लेकिन तुम, आयुषी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन विवान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरी परवाह करते हो? चलो भी। आप कौन हैं? एक अमीर महिला, गुप्ता परिवार की एक अमीर और शक्तिशाली महिला। आप मेरे जैसे गरीब सुरक्षा गार्ड की परवाह करती हैं? मैं, विवान, बहुत भाग्यशाली हूं। जब आयुषी ने सुना कि विवान ने क्या कहा तो उसने अपने दिल में गुस्से को दबाने की बहुत कोशिश की। विवान, मैं बड़ी मुश्किल से आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। अगर आप इसकी सराहना नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मुझसे यह नहीं कहना चाहिए, है ना? मैंने कब कहा कि तुम एक छोटे सुरक्षा गार्ड हो? मैंने कब कहा कि तुम एक जवान औरत हो? आयुषी ने गुस्से से कहा। विवान ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या ये कहने की कोई जरूरत है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? आयुषी बड़े उत्साह से विवान से मिलने आई थी और इस मूर्ख लड़के को लेकर अपने पिता से पहली बार जोरदार झगड़ा हुआ। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान को देखने के बाद वो उससे ऐसी बातें कहेगा।
वो इतनी नाराज थी कि आंसू बहने वाले थे और वो वहीं खड़ी रही। मिस गुप्ता, मैं विवान एक गरीब आदमी हूँ। कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें, ठीक है? इसके अलावा वापस जाएं और अपने पिता से कहें कि वे मुझे याद दिलाएं कि अगर मैं, विवान, इस जीवन में कभी भी आपके गुप्ता समूह में शामिल हुआ तो मुझ पर बिजली गिरेगी। उसकी आवाज़ ठंडी थी। विवान की बातें सुनकर आयुषी दंग रह गई। विवान, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे पिता ने आपके साथ क्या किया और मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, लेकिन मैंने निश्चित रूप से आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा और मैंने कभी भी आपको नीची नज़र से नहीं देखा। यदि आप ये कहने पर जोर देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि मैं आपको परेशान न करूं, तो ठीक है। आज के बाद मैं, आयुषी, कभी भी आपको फिर से नहीं ढूंढूंगी और मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। ये कहने के बाद आयुषी अचानक अपने थोड़े कांपते शरीर के साथ घूमी और फिर हताश कदमों के साथ वार्ड 302 से बाहर चली गई। आयुषी को अपने वार्ड से बाहर जाते देख विवान को अचानक बिना किसी कारण के भारी नुकसान का एहसास हुआ। वो अपने दिल में जानता था कि आयुषी ने जो कहा वो सच था। आयुषी ने कभी भी उसे नीची नज़र से नहीं देखा था या कुछ और नहीं कहा था, लेकिन विवान इसके अलावा और क्या कर सकता था? आखिरकार मैं तो एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हूँ। अब आयुषी के पिता निश्चित रूप से नहीं चाहते कि उनकी बेटी उनके जैसे छोटे सुरक्षा गार्ड के साथ घूमे, इसलिए आयुषी को दुविधा में डालने के बजाय विवान के लिए बेहतर होगा कि वह गार्डियन गांठ को काट दे और इस रिश्ते को तुरंत तोड़ दे। चाहे आयुषी मुझसे नफरत करे या भविष्य में मुझे गलत समझे, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि विवान ने आज से आयुषी को न देखने का फैसला किया है। कम से कम जब तक वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन जाता, तब तक वह गुप्ता परिवार के किसी भी व्यक्ति से फिर कभी नहीं मिलेगा। विवान अस्पताल के बिस्तर पर बेहद खोए हुए और दर्दनाक मूड में चुपचाप लेटा हुआ था। खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी धीरे धीरे विवान के शरीर पर पड़ रही थी। वो चुपचाप बिना हिले डुले लेटा हुआ था। आयुषी के जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब था कि पहली बार किसी पुरुष ने उसके दिल को बेरहमी से चोट पहुंचाई थी और यह एक स्पष्ट अस्वीकृति थी। शायद उसके जैसी लड़की के लिए जो गर्व और आत्मसम्मान दोनों से भरी हुई थी, ये वास्तव में विवान के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। यद्यपि विवान को कई बार चाकू मारा गया था, फिर भी उसका शरीर सामान्य से कहीं अधिक तेजी से ठीक हो गया। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अब उसका शरीर बहुत असामान्य हो गया है। इन 2 दिनों के दौरान अंकित समय समय पर उनसे मिलने आया और अमित ने भी एक बार आने के लिए समय निकाला। लेकिन क्योंकि अस्पताल गुप्ता के उद्यम से बहुत दूर है और भाई अंकित और उसके सहयोगियों को अभी भी काम पर जाना है, इसलिए विवान हर बार भाई अंकित और उसके सहयोगियों के आने पर बहुत आभारी महसूस करता है। 2 दिन बाद उसके शरीर पर चाकू के घाव दर्दनाक नहीं रह गए थे, लेकिन निशान अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, विशेषकर उसकी पीठ पर गहरा निशान। लेकिन विवान अभी भी अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए दृढ़ था। अस्पताल में नर्सों और डॉक्टरों ने विवान को 2 दिन और आराम करने की सलाह दी और घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए इन 2 दिनों के दौरान अस्पताल में निगरानी के लिए रहना उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि वह जिद्दी था और तीसरे दिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, उस दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उदास आकाश एक चुड़ैल के चेहरे की तरह है, बदसूरत और उदास। विवान और अंकित अस्पताल के गेट पर खड़े थे। अंकित ने अपने दाहिने हाथ में सिगरेट पकड़ी और अपने बाएं हाथ से विवान को उसका फटा हुआ ट्रैवल बैग उठाने में मदद की। उसने भौहें सिकोड़ी और आसमान से गिरती हुई बूंदाबांदी को देखा। कितना भयानक मौसम है, अंकित ने शिकायत की। विवान वहीं खड़ा होकर मदद कर रहा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। अंकित, मैं जा रहा हूं। विवान ने अपना सिर घुमाया और भाई अंकित को देखा और कहा। अंकित ने कुछ नहीं कहा। उसने एक पल के लिए रुककर अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट की बट को बाहर जमीन पर फेंक दिया। जब सिगरेट की बट पानी की तलहटी में गिरी तो वह तुरंत बुझ गई। अंकित ने कहा। उसने हाथ बढ़ाकर विवान के कंधे पर थपथपाया। याद रखो विवान, सड़क तुम्हारे पैरों के नीचे है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम कैसे चलते हो। ये कहने के बाद विवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंकित, विवान, जब तक मैं जीवित हूं, आपने मुझ पर जो दया दिखाई है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अंकित ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। मैं जा रहा हूं। विवान ने ये 3 छोटे शब्द कहे। उसने अंकित के हाथ से अपना फटा हुआ बैग लिया, उसे अपने कंधे पर लटकाया और बूंदाबांदी में अकेले चल दिया। कोई शब्द नहीं थे, कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, केवल उसकी थोड़ी भारी पीठ बारिश में रह गई थी। इस क्षण से विवान को अपना रास्ता खुद ही तलाशना था। उसने तय किया कि आज के बाद से वह कभी किसी को अपने ऊपर नज़रअंदाज नहीं करने देगा। जो लोग अतीत में उसे नीची नज़र से देखते थे और उसे कमतर समझते थे, एक दिन वह उन्हें बता देगा कि अपमान क्या होता है। बारिश अभी भी हो रही है। जो बूंदाबांदी शुरू हुई वह धीरे धीरे तेज होती गई और आसमान में तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी।
पूरा आसमान अचानक चमक उठा, लेकिन विवान स्थिर रहा, अपनी पीठ पर एक बैग लिए बारिश में धीरे धीरे चलता रहा। भारी बारिश ने उसके सुंदर चेहरे और शरीर को झकझोर दिया। उसने बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढी, बल्कि ठंडी बारिश को बूंद बूंद करके अपने शरीर पर गिरने दिया। अगर कोई उसे इस समय सड़क पर देखता तो जरूर पागल ही समझता। इतनी तेज बारिश हो रही थी, फिर भी वो बारिश में ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। दुर्भाग्य से खाली सड़कों पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी कोई तेज रफ्तार कार उसके ऊपर पानी छिड़क देती, लेकिन वह परवाह नहीं करता था और बस धीरे धीरे अकेला चलता रहता था। वो कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। मुंबई जैसे बड़े शहर में उसे रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी। बारिश होती रही और वह चलता रहा। 2 घंटे से अधिक समय से हो रही भारी बारिश अंततः थमने लगी, लेकिन वह अभी भी बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था।